हेलो वेलकम बैक टू दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो गाइस, फाइनली वो दिन आ चुका है जहां हम डिस्कस करने वाले हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, क्योंकि ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बेटा आज की क्लास में फोटोसिंथेसिस, आपकी सारी चीजें फोटोसिंथेसिस के अंदर, कैसे कैसे फोटोसिंथेसिस होता है, क्या होता है, कहाँ होता है, कौन कौन से पिगमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, सब कुछ जो भी अपना सिलेबस के अंदर है वो सब हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। लेकिन फोटोसिंथेसिस आज हमें पता है कि क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे साइंटिस्ट ने क्या क्या कंट्रीब्यूशन दिया, उसको पढ़ेंगे। फिर देन डिटेल में जाएंगे अपने फोटोसिंथेसिस के टॉपिक पर। चलिए जी, शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस। वेरीगेटेड लीव एक्सपेरिमेंट। वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं बेटा? वेरीगेटेड लीव्स वो लीव्स होती हैं जिनके अंदर कुछ पार्ट जो होता है बेटा इस तरीके से ग्रीन होता है, कुछ कलरलेस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं येलो कलर का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया बेटा, वेरीगेटेड लीव एक्सपेरिमेंट, जिसका मोटिव ये पता करना था कि लीव के अंदर आखिर ग्लूकोज या स्टार्च कहाँ फॉर्म होता है। तो लीफ को पार्शियली कवर किया गया बाय ब्लैक पेपर और वेरीगेटेड लीफ को एक्सपोज किया गया सनलाइट में, और वहां पे उन्होंने देखा बेटा, बाद में इस पे आयोडीन टेस्ट किया गया, तो उन्होंने देखा कि जहां जहां देखो आयोडीन, अगर आप पढ़ोगे बेटा स्टार्च का फॉर्मूला, तो स्टार्च में ना बेटा, स्टार्च में दो पार्ट होता है, एक अमाइलोज होता है, एक अमाइलोज होता है, एक अमाइलोपेक्टिन होता है ना, अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो बेटा इस तरीके से हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। तो जब आयोडीन डलेगा तो इसके अंदर आयोडीन ना यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के अंदर फंस जाएगा और वो कलर दिखाएगा, लेकिन जहां पे स्टार्च का फॉर्मेशन ही नहीं होगा वहां पे ट्रैप होने की जगह ही नहीं है, तो वहां पे कलर ही दिखाएगा। तो यहां से हमें को पता चला गया कि देखो जो ग्रीन पार्ट था वो तो कलर दिखा रहा था, और जो बाकी कलरलेस ये वाला पार्ट था वो कलर नहीं दिखा रहा था। देखो एरिया शोइंग एब्सेंस ऑफ स्टार्च, यानी यहाँ पे कलर नहीं बन रहा है, यानी यहाँ पे स्टार्च नहीं है, और वो पार्ट ग्रीन पार्ट वहां पे आयोडीन का कलर दिख रहा है, इसका मतलब वहां पे स्टार्च फॉर्मेशन हुआ है। तो ये क्लियर हो गया था, जो ग्रीन पार्ट होते हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है ना, और वो ही फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी ग्रीन पार्ट के अंदर ही फोटोसिंथेसिस होता है, और लाइट की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस करने के लिए। ठीक है, चलिए जी, फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा बोला गया, जूलियस वॉनसेक ने यही बात बताई। उनका भी मोटिव ये था कि शुगर आखिर कहाँ बन रही है, तो उन्होंने भी प्लांट ग्रोथ को पढ़ा, उनके स्टार्च के फॉर्मेशन को एग्जामिन किया, और उन्होंने यही ऑब्जर्व किया कि जो ग्रीन पार्ट है वही स्टार्च का फॉर्मेशन कर रहे हैं। फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन पार्ट, और क्लोरोप्लास्ट वहां पे मेन वो पार्ट सिस्टम होता है जहां पे शुगर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर हमारे दूसरे साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, प्रिस्ले सर ने 1770 के अंदर प्रिस्ले एक एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस हुआ था, जिनका मोटिव ये पता करना था कि इफ प्लांट प्रोड्यूसर सब्सटेंस दैट सपोर्ट लाइफ, क्या प्लांट कोई ऐसी चीज प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जिंदगी या लाइफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो हम कैसे प्लांट से कनेक्टेड हैं, प्लांट ऐसे क्या रिलीज कर रहा है जो ह्यूमंस के लिए बहुत जरूरी है या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत जरूरी है, और देखा जाए तो लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कैंडल माउस एक्सपेरिमेंट किया, इसे हम बेल जार एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने क्या किया बेटा, एक बार तो जार के अंदर एक कैंडल जलाई और माउस को रखा, तो उन्होंने देखा कि माउस तो मर गया, उसे लगा कि भैया लाइट की जरूरत होगी, सरवाइव करेगा, लेकिन ये तो मर गया। फिर इन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, हम इसमें प्लांट डाल के देते हैं, तो उन्होंने मिंट प्लांट रखा है यहाँ पे और कैंडल को भी जला दिया। फिर उन्होंने देखा अरे वाह, ये तो एक एनवायरमेंट सा बन गया, और माउस वहाँ पे मस्त खुश था एकदम, उसे कोई दिक्कत नहीं। हमको लाइट चाहिए थी, लाइट मिल गई, ऑक्सीजन चाहिए था, ऑक्सीजन मिल गया, ऐसे कैसे मिल गया भाई? तो यहाँ से पता चला कि देखो कैंडल भी बुझ गई और ये भी मर गया, यानी कुछ तो प्लांट ऐसा रिलीज कर रहा है जो कैंडल को जलाने में भी काम आ रहा है और माउस के सर्वाइवल के लिए भी काम आ रहा है। तो उन्होंने तब पता लगा था कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करता है, और वही ऑक्सीजन हम लोग ब्रीथ करते हैं, और कंबशन के लिए भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ठीक है, तो कैंडल माउस प्लेस्ड इन अ क्लोज जार, और अगर वो खाली
कैंडल और माउस को रखा गया तो माउस मर गया था। और यही एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने मिंट प्लांट के साथ किया तो वो सरवाइव कर गया, है ना। तो यहाँ पे माउस सरवाइव कर गया था, है ना। तो ये ऑब्जर्वेशन क्या निकली कि कैंडल कंटिन्यूड बर्निंग एंड माउस सर्वाइव, यानी समथिंग इज रिलीजिंग, और वो समथिंग क्या था, ऑक्सीजन था। प्लांट रिलीज ऑक्सीजन, रिस्टोरिंग एयर क्वालिटी को मेंटेन करके रख रहा था। और यही ऑक्सीजन जो थी ये कंबशन में, हम पहले से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेटा, कंबशन में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ हो रहा था। एंड जो माउस है वो भी सर्वाइव कर रहा था, ठीक है। फिर एक आया मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट ने ये बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड भी फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी होती है। यानी प्लांट तो खाना बनाता है, लेकिन खाने का रॉ मटेरियल क्या है भाई, मैगी बनाएंगे तो उसके लिए मैगी तो चाहिए ना, नूडल्स तो चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, है ना। या रोटी बनानी है तो आटा तो चाहिए, है ना। वो किसी का भी ले आओ, बाजरे का ले आओ, मेज़ का ले आओ, गेहूं का ले आओ, है ना। भाई रॉ मटेरियल तो चाहिए। तो फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है, और इन्होंने पता लगाया कि कार्बन डाइऑक्साइड वो रॉ मटेरियल है। कैसे, इन्होंने एक लीफ को लिया और लीफ का आधा हिस्सा तो एक्सपोज रखा और आधे हिस्से को टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कॉटन को डाला जिसके अंदर KOH एब्जॉर्ब था। KOH की क्वालिटी होती है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इन्होंने देखा कि यहाँ के इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सब KOH ने एब्जॉर्ब कर ली। तो इसको तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिला। भाई सनलाइट में रखा है सनलाइट में तो रखा गया है, सनलाइट तो पड़ रही है, लेकिन सोर्स ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। अब कितनी भी सनलाइट दे दो, बिना कार्बन डाइऑक्साइड के खाना कैसे बनेगा, नहीं बन सकता। हम क्या पढ़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ मिलके क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है ना और ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो भाई ग्लूकोज का बनाने के लिए, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए। तो इन्होंने देखा कि वो वाला हिस्सा जो एक्सपोज था वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल थी, फोटोसिंथेसिस हो रहा था, ग्लूकोज फॉर्म हो रहा था, एंड ग्लूकोज का ही पॉलीमरेज स्टार्च बन रहा था, स्टार्च स्टोर हो रहा था। लेकिन वो हिस्सा जो टेस्ट ट्यूब के अंदर था वहां पे कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं थी, क्योंकि सारी कार्बन डाइऑक्साइड तो KOH ने एब्जॉर्ब कर ली थी। अब तुम कितना भी एयर दे दो, वाटर दे दो, काम नहीं चलेगा। तो नो कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल, कोई भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, कोई भी ग्लूकोज नहीं बनेगा, कोई भी स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च टेस्ट इस वाले हिस्से का नेगेटिव आएगा, ठीक है। इस वाले हिस्से का स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से क्लियर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये एक्सपेरिमेंट कहलाया जाता है हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है जी। हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट हम इसे बोलते हैं। चलो जी, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट कौन सा है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट, जो कि 1779 में किया गया था। इनका मोटिव ये था, ये पता लगाना कि क्या सनलाइट की जरूरत है। देखो आज हमारे को ये बात पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और सनलाइट चाहिए, तब जाके ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और ऑक्सीजन बनती है ना। तो इन्होंने पता लगाया था इंजन हाउस एक्सपेरिमेंट में कि इफ सनलाइट इज नीडेड फॉर ऑक्सीजन रिलीज, क्या फोटोसिंथेसिस जो होती है उसमें जो ऑक्सीजन रिलीज होती है उसके लिए हमारे को सनलाइट की ज़रूरत है कि नहीं है। तो इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। इन्होंने एक्वेटिक प्लांट को रखा, एक प्लांट को रखा जहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही थी, एक प्लांट को रखा जहाँ पे सनलाइट आ रही थी, है ना। लाइट वर्सेस डार्क में हमने एक्वेटिक प्लांट को रखा और इन्होंने देखा कि बबल का फॉर्मेशन हो रहा है। इन्होंने देखा बबल का फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सनलाइट वाले हिस्से में हो रहा था। तो कंक्लूजन ये निकला कि सनलाइट इज एसेंशियल और ऑक्सीजन रिलीज होती है ओनली फ्रॉम द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, है ना। जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगी, सनलाइट होगी, वहीं पे कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो बबल निकल रहे हैं किसके हैं, ये कार्बन ऑक्सीजन के बबल है ना। तो यहाँ से पता चल गया था कि ऑक्सीजन की तो जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो हर एक साइंटिस्ट ने
अपना अपना रोल प्ले किया और सबके कंक्लूजन से आज हमें पता लग पाया है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरी है। ठीक है, तो भाई एंजन हाउस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि सनलाइट की जरूरत होती है प्लांट को और तभी ऑक्सीजन रिलीज होती है, यानी तभी फोटोसिंथेसिस होता है और ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, चलो फिर आया हमारा लास्ट एक्सपेरिमेंट, TW एंगलमैन एक्सपेरिमेंट, जो कि 1838 से लेके 1885 के बीच में हुआ था। अब इन्होंने बोला कि चलो ठीक है भाई, सनलाइट वनलाइट से होती है मान लिया, पर सनलाइट में भी तो बहुत सारी वेवलेंथ होती है। अब हमें और डीप में जाके बताओ कौन सी वेवलेंथ से सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, तो भाई इनका ऑब्जेक्टिव ये था कि विच लाइट वेवलेंथ इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे बेस्ट वेवलेंथ कौन सी है। तो इन्होंने क्या किया, ऐसे हम प्रिज्म एक्सपेरिमेंट करते हैं ना केमिस्ट्री में भी, कि भाई सनलाइट मतलब हम एक तरफ से लाइट बीम को पास कराते हैं, है ना, इसे ये लाइट बीम पास हुई और फिर यहाँ से लाइट जो है वो अलग अलग स्पेक्ट्रम में ब्रेक हो जाती है ना, ऐसे पूरा विबग्योर, है ना। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तो ऐसे ही बना देती हूँ। ठीक, पूरा यहाँ आता है विबग्योर, है ना, यहाँ देख सकते हो आप प्रिज्म ने पूरा ये विबग्योर, है ना, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड, है ना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो भाई इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किया। अब इन्होंने क्या किया, नीचे से तो लाइट पास करी प्रिज्म से, ये लाइट यहाँ पे स्कैटर्ड हो गई, ऊपर रखी एक प्लेट, उस प्लेट के ऊपर रखा एक्वेटिक वो एल्गी, है ना, यूजुअली स्पाइरोगायरा रखा था। ठीक, तो एक स्पाइरोगायरा रख दी, इसके ऊपर ग्रीन एल्गी रख दी और यहाँ पे बैक्टीरिया छोड़ दिए गए पानी में। ठीक है, तो अब एक्वेटिक है तो कॉमन सी बात है, पानी की जरूरत है, पानी में रखी गई और देखा वहां पे छोड़ दिए एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया वो होते हैं जिन्हें ऑक्सीजन पसंद है, जहां जहां ऑक्सीजन होंगे ये वहां जाएंगे। तो इन्होंने देखा, इनका मोटिव ये था कि ये पता लगाना कि कौन सा वेवलेंथ इफेक्टिव है। तो इसके पीछे रीजन क्या रखा इन्होंने, देखो इन्होंने सोचा कि देखो अगर प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करता है मान लो, और फोटोसिंथेसिस करता है यानी ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये तो हमें पता चल गया है कि भाई ऑक्सीजन रिलीज करता है, सारे साइंटिस्ट ने पहले बता दिया ये बात। अब कौन सी लाइट पे, यानी लाइट जरूरी है ऑक्सीजन रिलीज करने के लिए, लेकिन कौन सी पे, तो एक काम करेंगे, प्रिज्म से लाइट स्कैटर्ड करवा देंगे, सारी वेवलेंथ की लाइट आ गई और ऊपर डाल देंगे स्पाइरोगायरा, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन रिलीज करेगी, और डाल देंगे बैक्टीरिया। अब जहां जहां ऑक्सीजन होगी वहां वहां एरोबिक बैक्टीरिया होगा, तो हम देख के पता लगा सकते हैं जहां एरोबिक बैक्टीरिया की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वहां फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सीधी सी बात, यानी वहां ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यानी वहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी। तो अब यही हुआ, स्प्लिट किया गया स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के थ्रू, ग्रीन एल्गी के थ्रू, और एरोबिक बैक्टीरिया हेल्प कर रहा था ऑक्सीजन को डिटेक्ट करने में। तो अब देखो क्या हुआ, ऑब्जर्व क्या किया गया, बैक्टीरिया गैदर्ड इन ब्लू एंड रेड रीजन। आप यहाँ देखो रेड वाले रीजन पे, यहाँ पे स्पाइरोगायरा ने ज्यादा फोटोसिंथेसिस करा है, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ है, तो ये डॉट 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 क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया, यानी यहाँ एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा है, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया को चाहिए था ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन बन रहा था सबसे ज्यादा यहाँ। आप देखो रेड वाले में बहुत ज्यादा बन रहा है, ब्लू वायलेट इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा बन रहा है, लेकिन ग्रीन वाले हिस्से में बहुत कम बन रहा है। तो यहां से क्लियर हो गया था कि फोटोसिंथेसिस जो है वो ब्लू और ये रेड रीजन में सबसे ज्यादा होती है। भाई लाइट से तो होती है मान लिया, लेकिन लाइट में भी ब्लू और रेड लाइट से होती है। ठीक है, तो यहाँ देखो ऑब्जर्व क्या किया गया, बैक्टीरिया गैदर्ड इन ब्लू एंड रेड रीजन इन हाई ऑक्सीजन प्रोडक्शन। तो कंक्लूजन ये था ब्लू एंड रेड लाइट आर मोस्ट इफेक्टिव, फर्स्ट सेक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस बना दिया था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट ऑल द एक्सपेरिमेंट। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा इससे आगे का, आखिर फोटोसिंथेसिस है क्या। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस अगर आपसे पूछा जाता है बेटा, तो आपको बताना है कि फोटोसिंथेसिस
ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, जो कि एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। बोले तो फिजिकल भी है और केमिकल भी है। फिजिकल कैसे? क्योंकि फिजिकल एनर्जी लाइट को यूज करता है, केमिकल रिएक्शंस को करता है, तब जाके बेटा ये फोटोसिंथेसिस होता है। और साथ साथ एंडोथर्मिक भी होता है। आप एंडरगोनिक भी बोल सकते हो या एंडोथर्मिक भी बोल सकते हो, यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। एनर्जी लेना एंडोथर्मिक, एनर्जी रिलीज करना एक्सोथर्मिक। अब एनर्जी जो ले रहा है कहां से ले रहा है? हमारा मेन सोर्स सन से ले रहा है बेटा, है ना। तो भाई यहाँ पे फिजिकल एनर्जी लाइट की फॉर्म में एनर्जी ली जा रही है और केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं जिससे कुछ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं फिजिको केमिकल प्रोसेस, जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रोसेस दोनों होता है, साथ साथ एनर्जी को लेता भी है। एनर्जी सनलाइट की फॉर्म में आती है और केमिकल फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे सनलाइट ली और कुछ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया केमिकल फॉर्म में, जैसे ग्लूकोज में, स्टार्च में, और प्लांट के अंदर स्टोर हो गया। प्लांट देखो, हम खाना खाते हैं, है ना। हम खाना क्यों खाते हैं बेटा? ताकि हम उसको ब्रेक डाउन करके एनर्जी रिलीज कर सके। वो खाना बना कौन रहा है? प्लांट। तो प्लांट क्या कर रहा है बेटा? प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ले रहा है और खाना बना रहा है ना। और जब ये खाना टूटेगा तो उसको एनर्जी मिलेगी। तो इसको तोड़ने के आगे जो प्रोसेस होता है वो हम रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं। तो ये बेसिकली देखा जाए तो पूरा एक प्रोसेस है जिसमें खाना बनना इज फोटोसिंथेसिस, ये बने हुए खाने को तोड़ना इज रेस्पिरेशन, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं, ठीक है। तो प्लांट ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, यानी फूड बना देता है। और कैसा? ऑर्गेनिक कंपाउंड। बोले तो ग्लूकोज, सुक्रोज, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है। इनके अंदर कन्वर्ट कर देता है। गॉट इट? तो फोटोसिंथेसिस क्लियर है। फोटोसिंथेसिस एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है जो कि फिजिकल जैसे लाइट केमिकल रिएक्शन करता है और लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट बनाता है। एनर्जी सनलाइट से आती है और केमिकल फॉर्म में स्टोर हो जाती है। प्लांट लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है और पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को लेके फूड में कन्वर्ट कर देता है। और वो फूड क्या है बेटा? वो ग्लूकोज है, वो सुक्रोज है। अब फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही तो फाउंडेशन है लाइफ की, है ना। हर कोई जिंदा है बेटा, है ना, खा पा रहा है, लेकिन शुरुआत जो खाने की है वो क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस हो रही है, प्लांट्स खाना बना रहे हैं, हम प्लांट्स को खा रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से अब आप बोलोगे कि कुछ लोग तो मैम कार्निवोर्स भी होता है, लेकिन कार्निवोर्स खाते किसको है? हर्बीवोर्स को। हर्बीवोर्स किसको खाते हैं? अल्टीमेटली प्लांट को खाते हैं। तो प्लांट कैसे बना रहा है खाना? वो तो अपना खाना खुद बना रहा है ना, फोटोसिंथेसिस तो खुद ही कर रहा है, ठीक है। तो भाई फोटोसिंथेसिस सभी लाइफ की फाउंडेशन होती है। इसके दो इंपॉर्टेंट मेन रीजन क्या है? कि ये प्राइमरी सोर्स है फूड का, सभी लिविंग बींग्स का, और ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में। जब फोटोसिंथेसिस होती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, तो ये कन्वर्ट कर देते हैं C6H12O6 में और रिलीज करता है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन ही बेटा हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, यही ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके क्या बना दे रहे हैं? C6H12O6, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना फोटोसिंथेसिस के कोई भी धरती पे खाना नहीं होगा और ना ही ऑक्सीजन होगी, तो लाइफ ही पॉसिबल नहीं है ना। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है। खाना नहीं मिलेगा तो भी सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसलिए फोटोसिंथेसिस सभी धरती पे लाइफ का एक फाउंडेशन है ना। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो सभी ऑर्गेनिज्म जिंदा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो ऑक्सीजन है, हम सांस ले पा रहे हैं, हम प्लांट को खा पा रहे हैं, फिर कार्निवोर्स भी हर्बीवोर्स को खा पा रहे हैं, एक फूड चेन चल पा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटा, फोटोसिंथेसिस के अंदर अब बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस होती कहाँ है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस की साइट क्या है?
ये तो सभी ने पढ़ा होगा, ग्रीन प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ग्रीन प्लांट में आखिर ऐसा क्या है जहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है? वो है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट क्या है बेटा? एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली जहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। आपने सेल चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा बेटा, है ना, कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैं आपको बना देती हूं यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखो, हालांकि ये ओवल बनाना चाहिए था मुझे, ये लो, ये बना दिया मैंने क्लोरोप्लास्ट, है ना, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। ध्यान रखेंगे बेटा जी, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, है ना। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन and this is the inner membrane. This is the outer membrane and this is the inner membrane. इसके अंदर बेटा ये जो सारा पार्ट होता है ना, मैं इसको कलर कर देती हूँ। ये जो अंदर, चलो जी ग्रीन से ही बना देते हैं, ठीक है। ये जो सारा पार्ट है इसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बेटा? स्ट्रोमा, है ना, स्ट्रोमा। और यहाँ पे इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर जो है, ये जो है दिस इज थाइलाकॉइड। ऐसे बहुत सारे थाइलाकॉइड एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं ग्रेना, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी? ग्रेना। एंड दिस इज, ये एक इज थाइलाकॉइड एंड एक इज थाइलाकॉइड, है ना। दिस इज थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड के अंदर स्पेस होता है ल्यूमेन, यानी ये थाइलाकॉइड अगर आप अलग से निकाल के देखो तो ये थाइलाकॉइड कुछ इस प्रकार से दिखता है, मतलब ऐसा, है ना। ये थाइलाकॉइड इस तरीके से दिखता है, जहां पे इस वाले एरिया में प्रेजेंट होते हैं क्लोरोफिल्स। मतलब बेसिकली मैं आप अभी लिख देती हूँ, और भी बहुत सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ प्रेजेंट होंगे पिगमेंट्स और ये खाली स्पेस होगा ल्यूमेन, है ना। तो ऐसे ही बेटा एक थाइलाकॉइड, इसके ऊपर एक और थाइलाकॉइड, एक और थाइलाकॉइड। जब बहुत सारे थाइलाकॉइड इधर इकट्ठे हो जाते हैं तो इसे हम बोलते हैं ग्रेना, है ना। तो दिस इज ग्रेना, दिस इज ग्रेना, उप्स, है ना। ये भी ग्रेना है, ये भी ग्रेना है, ये भी ग्रेना है। ये सब ग्रेना आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं। ये देखो, ये जुड़े हुए हैं जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेले, है ना। यहां पे भी बेटा क्लोरोफिल प्रेजेंट होंगे, फोटोसिंथेसिस होगी, समझते हैं। लेकिन प्राइमरी साइट कहाँ है? प्राइमरी साइट बेटा जहां पे लाइट ट्रैप होगी, दिस इज थाइलाकॉइड, ठीक है। चलो जी, हमने ये पढ़ लिया कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्लोरोप्लास्ट दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक जो पूरा मैट्रिक्स है जिसे हम बोलते हैं स्ट्रोमा, एक बेटा ये मेम्ब्रेनस सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेनस सिस्टम। ये क्योंकि ये थाइलाकॉइड 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 मिलकर ग्रेना बना रहे हैं, या ग्रेनम मेम्ब्रेनस सिस्टम भी बोल सकते हैं। और दिस इज स्ट्रोमा लैमेले। अब जब हमारे को स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तब हम अच्छे से समझ सकते हैं कि बेसिकली फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होती है बेटा वो दो पार्ट में होती है ना। फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस होगी दो पार्ट में। एक जगह होगी बेटा लाइट रिएक्शन, सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एक जगह होगी लाइट रिएक्शन और एक जगह होगा बेटा डार्क रिएक्शन, है ना। एक जगह होगा डार्क रिएक्शन। मैम अभी तो आपने बोला था कि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, तो मैम डार्क लाइट का तो समझ आ गया कि मैम सनलाइट आ रही है, डार्क रिएक्शन क्यों? देखो सनलाइट आ रही है, लाइट रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है थाइलाकॉइड में, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म हो रही है, एटीपी बन रही है, NADPH बन रहा है, ठीक है। ये सबका फॉर्मेशन हो रहा है लाइट रिएक्शन में, ठीक है। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क रिएक्शन क्यों बोला जाता है? यहां से तो क्वेश्चन बहुत आता है कि डार्क रिएक्शन क्यों बोला जाता है। क्या डार्क रिएक्शन अंधेरे में होता है? नहीं, डार्क रिएक्शन इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि सबका एक रेफरेंस है सनलाइट, एक रेफरेंस है लाइट। लाइट
लाइट डायरेक्टली यहां यूज हो रही है, सनलाइट पड़ रही है, यहां पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो लाइट की ही प्रेजेंस में बनेंगे, लेकिन यहां पे लाइट का डायरेक्टली रोल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली रोल है। क्यों? क्योंकि यहां पे चलेगी बेटा डार्क रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन, यानी अल्टीमेटली जो आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा वो यही होगा, है ना। फोटोसिंथेसिस में यही तो पड़ता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन, यहां तो नहीं हो रहा, वो तो यहां हो रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस डार्क रिएक्शन में होती है। एग्जैक्टली समझो बेटा, फोटोसिंथेसिस करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है वो होती है ये एटीपी, एनएडीपीएच, ये सब हमारे को जरूरी है क्योंकि ये एनर्जी है, ये एनर्जी फॉर्म में ट्रैप हो गई है, ये एनर्जी हमारे को चाहिए ग्लूकोज बनाने में। तो जब तक सनलाइट नहीं आएगी ये एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेगा, और एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेगा तो कभी भी ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो ये डायरेक्टली सनलाइट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, डार्क रिएक्शन में डायरेक्टली सनलाइट नहीं चाहिए, सनलाइट चाहिए एटीपी और एनएडीपीएच बनाने के लिए, क्योंकि अब ये एटीपी एनएडीपीएच जाएंगे यहां, एनर्जी देंगे और तब ग्लूकोज बनेगा। तो लाइट पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, इसलिए डार्क रिएक्शन, लेकिन इनडायरेक्टली तो डिपेंड है। इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे? लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट पे। ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं है लाइट पे, लेकिन इनडायरेक्टली लाइट के एंड प्रोडक्ट्स पे डिपेंड है, और वो एंड प्रोडक्ट्स क्या है? एटीपी और एनएडीपीएच। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि भाई डार्क रिएक्शन इनडायरेक्टली लाइट पे डिपेंड होता है। कैसे? क्योंकि जब तक लाइट नहीं आएगी एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेगा, एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेगा तो कभी भी बायोकेमिकल रिएक्शन चलेगी ही नहीं, ग्लूकोज बनेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा। सीधी सी बात है, फोटोसिंथेसिस ही नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे कि ये जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है ये होता है बेटा इस स्ट्रोमा में, और एटीपी और एनएडीपीएच बनते हैं इसके अंदर। एटीपी एनएडीपीएच यहां बने, ये निकल के स्ट्रोमा में आए, स्ट्रोमा में के अंदर क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया, ठीक है। ये मैंने अभी आपका फंडामेंटल एकदम बेस तैयार कर दिया। आओ आगे समझते हैं। भाई फोटोसिंथेसिस कहाँ हो रही है? साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ है? फोटोसिंथेसिस हो रही है ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में, मोस्टली लीफ में, बट जो ग्रीन सेपल है, ग्रीन स्टेम है, या अनराइप ग्रीन फ्रूट्स है उनके अंदर भी हो रही है, जैसे ग्रीन चिलीज, ग्रीन टमाटोज, इनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो मेन सेल ऑर्गेनेल फोटोसिंथेसिस का क्या है? क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम ग्रीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने दोनों चीजें पढ़ ली। क्या क्या पढ़ लिया? एक तो मेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ लिया, मेम्ब्रेनस सिस्टम पढ़ लिया जो थाइलाकॉइड का बना हुआ है, और दूसरा हमने पढ़ लिया स्ट्रोमा, स्ट्रोमा, है ना, जहां पे डार्क रिएक्शन होएगी। सारी चीजें समझ आ जाएंगी बच्चा। मेम्ब्रेनस सिस्टम इंक्लूड्स ग्रेना, ग्रेना क्या है? थाइलाकॉइड का स्टैक, और स्ट्रोमा लेमिली जो इन मेम्ब्रेन्स को जोड़ के रख रहा है। इसका काम क्या है? सनलाइट लाइट एनर्जी को ट्रैप करना, वाटर को तोड़ के ऑक्सीजन बनाना, और एटीपी और एनएडीपीएच का सिंथेसिस करना। ये एनर्जी मॉलिक्यूल है। तो हम एनर्जी जो ले रहे हैं ना वो एक पैकेट, एक छोटा सा पैकेट बना बना के रख रहे हैं, यानी एटीपी के फॉर्म में, एनएडीपीएच के फॉर्म में स्टोर कर रहा है। ये आगे चल के एनर्जी रिलीज कर रहा है ना, और हमारा ग्लूकोज बनाने में काम कर रहा है। सो दीज आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, इनमें डायरेक्टली लाइट की जरूरत है, इसलिए इसको हम लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सीधी सी बात। और जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है स्ट्रोमा, यहाँ पे एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम रिच लिक्विड पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का, जहां पे ये जो लाइट रिएक्शन से एटीपी एनएडीपीएच बनी थी इनको यूज करेंगे, यानी यूज एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन से बन रहा है, और तब इस एनर्जी को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के स्टार्च, सुक्रोज या ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेंगे। This part does not need light directly, ध्यान रखना, but depend on the light reaction product, और वो क्या है? एटीपी और एनएडीपीएच। तो जब तक लाइट नहीं आएगी एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेगा, एटीपी एनएडीपीएच नहीं बनेगा तो डार्क रिएक्शन होएगी ही नहीं, यानी फोटोसिंथेसिस होएगा ही नहीं, यानी ग्लूकोज बनेगा ही नहीं। ध्यान रखना, मेम्ब्रेनस सिस्टम में लाइट रिएक्शन होती है, यहाँ लाइट रिएक्शन हो रही है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर से आ रहा है और उसको फिक्स करके ग्लूकोज बनाया जा रहा है। ठीक है जी,
समझ आ गया? तो मैंने एक जगह पूरी टेबल बना दी कि थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा में कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंस होगा, वो हमें पता होना चाहिए। स्ट्रक्चर, ये फ्लैट कॉइंड मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं जो ग्रेना बनाती हैं। ये जेल लाइक मैट्रिक्स होता है। इसका मेन फंक्शन होता है लाइट रिएक्शन, इसका होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन बोलो, बायोसिंथेटिक फेज बोल लो, केल्विन साइकिल बोल लो, आगे पढ़ाऊंगी, सारी बातें सही है। पिगमेंट, इनके अंदर क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, फोटोसिस्टम्स, ये सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रोमा में कोई पिगमेंट नहीं है। पिगमेंट की जरूरत होती है लाइट एनर्जी को ट्रैप करने में, एटीपी एनएडीपीएच बनाने में। स्ट्रोमा का तो काम ही नहीं है। स्ट्रोमा तो अपनी मशीन घुमाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, मेरे को तो बस एनर्जी ला के दो। एनर्जी सनलाइट से बनाई जाएगी। मेजर कंपोनेंट इसमें फोटोसिस्टम 1, 2, ईटीसी, साइटोक्रोम, ये सब प्रेजेंट होंगे जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। इसके अंदर एंजाइम्स होंगे सारे स्ट्रोमा में, जैसे रुबिस्को एंजाइम, केल्विन साइकिल के लिए जितने भी एंजाइम्स हैं, राइबोसोम, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, ये सब यहाँ प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लाइट एब्जॉर्ब होगी, वाटर टूटेगा, ऑक्सीजन बनाएगा, एटीपी एनएडीपीएच बनाएगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। यहाँ ये सब बनेंगे, यहाँ ग्लूकोज बनेगा। यहाँ पे H+ का ग्रेडियंट बनाया जाएगा। यहाँ पे H+ स्ट्रोमा में कम होंगे, ल्यूमिन में ज्यादा होंगे। ये अब स्टोरी में मजा आने वाला है। एनर्जी, यहाँ लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है और यहाँ एटीपी एनएडीपीएच को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जा रहा है। यहाँ फोटोकेमिकल हो रहा है क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में, यहाँ बायोकेमिकल हो रहा है क्योंकि ग्लूकोज एंजाइम की हेल्प से बन रहा है। फोटो मतलब लाइट, तो लाइट से हो रहा है। बायो मतलब एंजाइम, एंजाइमेटिक हो रहा है, तो बायोकेमिकल रिएक्शन, यहाँ फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है। कनेक्टिविटी कि थाइलाकॉइड स्टैक हमेशा ग्रेना बनाते हैं मिलके, और स्ट्रोमा आपस में ग्रेना और इन सब को बैठने की जगह दे रहा है तो बैठे मैट्रिक्स में ही है, ग्रेना सब है कहाँ, स्ट्रोमा में ही तो बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो लास्ट पॉइंट को हटा भी सकते हो। अब ये जो पिगमेंट्स होते हैं बेटा, है ना, इन पिगमेंट के अलाइनमेंट भी अलग अलग होते हैं। इन पिगमेंट के अलाइनमेंट भी अलग होते हैं। जैसे सनलाइट से हाईलाइट, सनलाइट एकदम हाईलाइट हो जाएगी। हाई सनलाइट अगर बहुत ज्यादा तेज है, मतलब हाईलाइट है, तो क्लोरोप्लास्ट साइड में अलाइन हो जाते हैं। इसे हम पैरास्ट्रॉफ बोलते हैं। अगर लाइट सनलाइट कम है तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो इस तरीके से परपेंडिकुलरली अलाइन हो जाते हैं, इसे एपिस्ट्रॉफ बोलते हैं। और अगर मॉडरेट लाइट है तो क्लोरोप्लास्ट इसी तरीके से स्कैटर्ड होते हैं, जिससे हम एमाइलोप्लास्ट बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो why do you think, when do you think the chloroplast will be aligned with their flat surface parallel to the wall? ऐसा कब होगा बेटा, जब क्लोरोप्लास्ट अलाइन हो जाए अपने फ्लैट सरफेस पैरेलल टू द वॉल, वॉल से पैरेलली अलाइन हो जाए। पैरेलली अलाइन कब होंगे बेटा, इसका मतलब हाईलाइट होगी, यानी पैरास्ट्रॉफ कंडीशन होगी। ठीक है, ऐसी दूसरा क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट कब होंगे, मतलब एपिस्ट्रॉफ कंडीशन होगी, यानी कि लो लाइट आ रही होगी, ये वाली कंडीशन। तो आपको ये तीनों कंडीशन पता होनी चाहिए। हाई लाइट में पैरेलली अरेंज हो जाते हैं, लो लाइट में परपेंडिकुलर हो जाते हैं और मॉडरेटली में स्कैटर्ड होते हैं। ठीक है, चलो जी। अब क्योंकि मैम लाइट रिएक्शन की अगर आपने बात कर ही दी है, तो आप हमें ये भी बता दीजिए कि मैम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स ये बेसिकली क्या है और कैसे काम करते हैं। पिगमेंट्स मेनली कलर्ड होते हैं, कलर्ड केमिकल कंपाउंड होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इनके अंदर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स फाउंड इनसाइड द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर ये पिगमेंट पाए जाते हैं, क्योंकि पिगमेंट ही तो वो सोर्स है बेटा जो लाइट को, एनर्जी को ट्रैप करेगा और एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, The green color of the leaf is due to the mixture of pigment, not just one. तो मैम ग्रीन कलर जो होता है वो एक पिगमेंट से होता है, नहीं, ये बहुत सारे पिगमेंट्स यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तब जाके फोटोसिंथेसिस होती है। तो अब समझेंगे वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, कौन कौन से पिगमेंट होते हैं और क्या काम करते हैं। ये पिगमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यही तो बेटा एटीपी बना रहे हैं। इन पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, जिससे हम इनकी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इन सारे पिगमेंट को सेपरेट कर पाएंगे।
तो लीफ कलर मेनली 4 पिगमेंट की वजह से होता है। कौन से 4 पिगमेंट हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स। जैसे कि क्लोरोफिल ए ये ब्राइट ग्रीन या ब्लू ग्रीन कलर का होता है, क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन कलर का होता है, ये दोनों क्लोरोफिल है, और ये दोनों कैरोटीनॉइड्स है। जैसे ज़ैंथोफिल येलो कलर का है, कैरोटीनॉइड है, कैरोटीनॉइड येलो ऑरेंज कलर का है, ये भी कैरोटीनॉइड है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, अ बॉय एक्सक्राइज, यानी ए क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, एक्स मतलब ज़ैंथोफिल, सी मतलब कैरोटीन। तो इस तरीके से आप पिगमेंट्स को याद कर सकते हो। इन पिगमेंट के साथ साथ बेटा जैसे क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल एक कैटेगरी हो गई, क्लोरोफिल में क्लोरोफिल ए बी सी डी और भी होते हैं, है ना, ए बी सी डी सब होता है, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ चुके हैं। तो क्लोरोफिल ए बी सी डी और भी होते हैं, हम मेनली बात कर रहे हैं क्लोरोफिल ए और बी की। ऐसी कैरोटीनॉइड्स के अंदर भी बहुत सारे और पिगमेंट्स होते हैं, तो यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे ज़ैंथोफिल और कैरोटीन की। गॉट इट? इसके अलावा भी बैक्टीरियल पिगमेंट्स भी होते हैं, जैसे बैक्टीरियोक्लोरोफिल या फिर बैक्टीरियोपर्प्यूरिन, ये पर्पल कलर का, पर्पल बैक्टीरिया आपने सुना है, उन्हीं के अंदर प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियोवर्डिन या क्लोरोबियम क्लोरोफिल जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, है ना। चलिए जी, अब जो क्लोरोफिल है ये मेन पिगमेंट है। जैसे क्लोरोफिल ए, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी कहानी इसके ऊपर होने वाली है। चलो देखते हैं। क्लोरोफिल ए जो है ये ब्लूइश ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है और इसका फॉर्मूला होता है C55H72O5N4Mg, यानी इसके अंदर मैग्नीशियम आयन होता है। इसका रोल क्या है? ये यूनिवर्सल पिगमेंट है, यानी जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं बैक्टीरिया को छोड़ के सबके अंदर प्रेजेंट होगा। ये प्राइमरी पिगमेंट है, ये डायरेक्टली सनलाइट को लेगा और केमिकल एनर्जी एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट कर देगा। तो मैम बाकी नहीं कर सकते? बाकी सब एनर्जी लेंगे डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के और फाइनली देंगे इसी को, क्योंकि यही फाइनली एटीपी और एनएडीपीएच में कन्वर्ट करता है लाइट को। ठीक है, ये सबसे ज्यादा पाई जाने वाला और सबसे ज्यादा जरूरी पिगमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। कौन? हमारा क्लोरोफिल ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखना चाहो तो कुछ इस प्रकार का क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर होता है ना। ये तो क्लोरोफिल ए हो गया, दिस इज क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल ए को हम और डिटेल में ऐसे पढ़ते हैं, जैसे ये रहा। एक क्लोरोफिल का पिगमेंट जो होता है उसमें 2 पार्ट होता है, दिस वन इज पोरफायरिन हेड, ये जितना भी हिस्सा है इसे हम पोरफायरिन हेड बोलते हैं। और ये जो लंबा सा चेन है देखो C20H39, यानी बहुत लंबी चेन चलने वाली है, ऐसे वो पतंग उड़ाते हैं, है ना, ऐसे काइट उड़ाते हैं ना, बहुत लंबी सी, तो ये पोरफायरिन हेड हो गया। और ये लंबी सी क्या हो गई? इसकी फाइटोल टेल हो गई। आप ध्यान दे लो, पोरफायरिन हेड के अंदर सेंटर मेटल आयन कौन सा है? मैग्नीशियम, यानी इसके अंदर मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। तो ये इसी तरीके से स्ट्रक्चर होंगे। क्लोरोफिल ए का ऐसे क्लोरोफिल बी का होगा, लेकिन एक माइनर सा डिफरेंस है जिससे वो क्लोरोफिल बी बनता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, थोड़ा सा डिफरेंस अगर आपको समझ आएगा, सारी चीज सेम है लेकिन एक एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ CH3। ठीक है, यहाँ आपको अलग से दिख जाएगा बेटा। डन? देखो ऐसे, तो आप यहाँ देख सकते हैं क्लोरोफिल बी की अगर हम बात करें बेटा, क्लोरोफिल बी ये येलो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, इसे हम एसेसरी पिगमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली लाइट को लेके एटीपी और एनएडीपीएच नहीं बना रहा, ये लाइट को ले रहा है और अपने गुरु क्लोरोफिल ए को दे रहा है। क्लोरोफिल ए कह रहा है कि मैं एटीपी और एनएडीपीएच बनाता हूँ, तुम लोग एक काम करो, तुम्हारे पास जिस भी वेवलेंथ की लाइट आ रही है तुम एब्जॉर्ब करो और मेरे को दे दो, मैं सारी लाइट से एटीपी और एनएडीपीएच बनाऊंगा। तो सारी टीम बोलती है हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है महाराज, जैसा आप बोलोगे वैसा करेंगे। तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो देखो ये एक एसेसरी पिगमेंट है, यानी हेल्प करने वाला, ये लाइट को डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और सारी एनर्जी किसको दे देगा? क्लोरोफिल ए को, क्योंकि क्लोरोफिल ए ही प्राइमरी पिगमेंट है जो एटीपी और एनएडीपीएच बनाएगा। ठीक है, तो देखो स्ट्रक्चर अगर आपको क्लोरोफिल ए का देखना है तो कैसा होता है? टैडपोल शेप
स्ट्रक्चर होता है जिसमें हेड पोरफायरिन रिंग की होती है जो हाइड्रोफिलिक नेचर की होती है और मैग्नीशियम इसके सेंटर में होता है। ये लाइट को ट्रैप करता है। टेल फाइटोल टेल होती है, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है और ये क्लोरोफिल को थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से ऐसे जोड़ के रखने का काम करता है ना, ऐसे समझो। तो पोरफायरिन हेड 4 पायरोल रिंग होगी, एक मैग्नीशियम आयन हो गया, लाइट एब्जॉर्प्शन में काम करेगा, और फाइटोल टेल लंबी हाइड्रोफोबिक चेन हो गई जो मेम्ब्रेन से इसको जोड़ के रखेगी। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लोरोफिल की। अभी हमने क्लोरोफिल पढ़ लिया, क्लोरोफिल ए और बी। अब पढ़ेंगे कैरोटीनॉइड। ये भी तो एक पिगमेंट है, ये भी तो हेल्प कर रहा है लाइट को एब्जॉर्ब करने में। तो ये येलो ऑरेंज कलर का पिगमेंट होता है और बहुत स्टेबल होता है। इनमें भी 2 प्रकार होते हैं, जैसे कैरोटीन C40H56 और ज़ैंथोफिल C40H56 और O2 इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। बीटा कैरोटीन, ये वही बीटा कैरोटीन है बेटा जो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, यानी बीटा कैरोटीन ही आगे चल के विटामिन ए को फॉर्म करता है। ये सब भी एसेसरी पिगमेंट है। ये क्या कर रहे हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके क्लोरोफिल ए को दे रहे हैं, और साथ साथ क्योंकि असली काम तो क्लोरोफिल ए कर रहा है, देखो ये रहा क्लोरोफिल ए, इसकी जनता ये रही, है ना। ये सब क्या है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स। तो ये क्या कर रहा है, ये तो डायरेक्टली एटीपी बना रहा है। ये क्या कर रहा है, एटीपी और NADPH बना रहा है, बाकी कोई नहीं बना पा रहा। और ये क्या कर रहे हैं, ये डिफरेंट लाइट को ले रहे हैं और ट्रांसफर कर दे रहे हैं इसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि फाइनली यही तो एटीपी और NADPH बना रहा है। साथ साथ ये इसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा हाई लाइट आ गई तो ये डैमेज ना हो जाए, तो हम लाइट को एब्जॉर्ब करके इसको देंगे। तो ये क्लोरोफिल के डैमेज को भी प्रोटेक्ट करता है, साथ साथ एसेसरी पिगमेंट का भी काम करता है। और ये क्योंकि ये ब्लूइश येलोइश कलर के, अलग अलग कलर के होता है, येलोइश ऑरेंज कलर के होता है, तो ये फ्रूट और फ्लावर्स के अंदर जो कलर्स आते हैं वो दैट इज बिकॉज ऑफ कैरोटीनॉइड्स, वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से आते हैं। ठीक है, फिर आते हैं कुछ और पिगमेंट्स भी जिन्हें हम बोलते हैं फाइकोबिलिन। ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं, कुछ लिपिड सोल्यूबल है, जैसे अभी जो हमने पढ़े लिपिड सोल्यूबल, ये वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। जैसे साइनोबैक्टीरिया और रेड एल्गी के अंदर पाए जाते हैं, है ना। आपको याद हो बेटा, मैंने आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर जब साइनोबैक्टीरिया पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था ब्लू ग्रीन एल्गीज, इनके अंदर ब्लू और रेड, है ना, इन कलर्स के पिगमेंट होते हैं। जैसे फाइकोसाइनिन ब्लू कलर का, फाइकोएरेथ्रिन रेड कलर का, एलोफाइकोसाइनिन लाइट ब्लू कलर के, अलग अलग पिगमेंट्स पाए जाते हैं। ये सब भी एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को, लेकिन पानी के अंदर, क्योंकि पानी के अंदर भी तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी पानी के अंदर भी कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। ये वही पिगमेंट्स हैं, ध्यान से देखो इन्हें, ये वही पिगमेंट है। ठीक है, चलिए जी, अब इन पिगमेंट्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, देखो इस तरीके से होता है। बहुत सारे पिगमेंट्स अरेंज होंगे और ये अपने हेड को देंगे, रिएक्शन सेंटर को देंगे, और फिर एनर्जी से, जो हम लाइट एनर्जी लेते हैं उससे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर अपनी हायर स्टेट में जाएंगे। जब हायर स्टेट में जाते हैं उसके बाद एनर्जी उसके बाद हायर स्टेट से, क्योंकि जितनी ज्यादा हाई एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी होती है, उतनी कम स्टेबिलिटी होती है। ये तो अपन केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी कम स्टेबिलिटी। अब इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली, है ना, हायर स्टेट में चला गया लेकिन अनस्टेबल हो गया, तो अब वो दोबारा से स्टेबल होने के लिए लोअर स्टेट में आएगा, और जब लोअर स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करता हुआ आएगा, और हमारे लिए वो एनर्जी काम आने वाली है। यहाँ हर स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसको अभी मैं आगे दोबारा समझाती हूँ। इसे हम बोलते हैं फोटोसिस्टम। फोटोसिस्टम एक पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है और हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, क्योंकि जब ये एनर्जी को रिसीव करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराएगा कि उनको हायर स्टेट में ले जाएगा, क्योंकि यही तो हम चाहते हैं। हम चाहते हैं पोक करना कि तू अपनी हायर स्टेट में जा। फिर जब हायर स्टेट में कोई इंसान गुस्से में चला जाता फिर तो वो बोलने लगता है ना, फिर हम मजे लेते हैं, अच्छा ऐसे कर रहा है ना, आम जनता ऐसे कर रही है। तो भाई फोटो सिस्टम एक
पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है और लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन्स को हायर स्टेट में पहुंचाने का काम कर रही है। ठीक है, हम लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को पहुंचाते हैं, फिर जब वो नीचे आते हैं तब हमारा काम होता है, एनर्जी जो रिलीज होती है। इसके अंदर क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड्स और प्रोटीन्स सब प्रेजेंट होते हैं, लेकिन एक हेड होता है रिएक्शन सेंटर, वो कौन है? क्लोरोफिल ए। ठीक है, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये किस किस के कितने टाइप का है? 2 टाइप का है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम ही लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी मैं आपसे बोलूं कि थाइलाकॉइड के अंदर ऐसा क्या है जो लाइट को ट्रैप कर रहा है? वो है फोटोसिस्टम। थाइलाकॉइड के अंदर फोटोसिस्टम लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है और एटीपी एनएडीपीएच बना रहा है। यस, ये फोटोसिस्टम क्या है? फोटोसिस्टम एक पूरा कॉम्प्लेक्स है जिसमें पिगमेंट भी है और कुछ प्रोटीन भी है। तो आओ देखते हैं और समझते हैं। ये देखो, थाइलाकॉइड के अंदर फोटोसिस्टम है, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, 2 प्रकार के फोटोसिस्टम होता है। तो देखो, जिसके अंदर LHC और रिएक्शन सेंटर होगा। रिएक्शन सेंटर तो अब तुम्हें पता चल गया क्लोरोफिल ए है, इसके अलावा LHC भी होते हैं। LHC मतलब यानी कि लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, कुछ पिगमेंट्स और प्रोटीन्स होंगे। तो फोटोसिस्टम रिएक्शन सेंटर और LHC से मिलकर बनता है। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये भी लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और प्रोटीन से मिलकर बनता है। फोटोसिस्टम 2 प्रकार के होते हैं, एक फोटोसिस्टम 1 होता है जिसका रिएक्शन सेंटर इतनी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और फोटोसिस्टम 2 दूसरा होता है जिसका रिएक्शन सेंटर 680 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। LHP मतलब लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स और LHC मतलब कॉम्प्लेक्स, पिगमेंट और प्रोटीन का मिलकर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, पिगमेंट और प्रोटीन का मिलकर क्या बन रहा है? कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ठीक है, तो देखो, जैसे ये स्ट्रोमा लैमेला और ये क्या है? थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड का वो वाला हिस्सा जो खुला है और वो वाला हिस्सा जो एक जैसे ऐसे हम रखते हैं ना, ये रखा, फिर इसके ऊपर ये बुक रखी, फिर ये बुक रखी, है ना, तो जो बीच में पिस गया है ना, जैसे ये वाला हिस्सा इसके नीचे आ गया, तो ये अप्रेस्ड रीजन है ना, और ये एक्सपोज्ड रीजन है, ऊपर वाला एक्सपोज्ड और ये वाला अप्रेस्ड, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ये वाला हाथ रख दिया, राइट। तो जो फोटोसिस्टम 1 होता है ये वाला, ये नॉन अप्रेस्ड रीजन में होता है, एक्सपोज्ड रीजन में होता है। लेकिन जो फोटोसिस्टम 2 होता है ये नॉन अप्रेस्ड रीजन में पाया जाता है। देखो, जैसे ये एक्सपोज्ड होगा तो यहाँ फोटोसिस्टम 1, ये बीच में आ गया तो फोटोसिस्टम 2। तो मैम ये फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 आप अलग अलग क्यों बोल रहे हो? फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 में देखो क्या डिफरेंस होता है। फोटोसिस्टम 1 जो होता है ये हमेशा नॉन अप्रेस्ड रीजन में पाया जाएगा, जैसे ग्रेना में और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन दोनों पे। लेकिन फोटोसिस्टम 2 सिर्फ अप्रेस्ड पार्ट में होगा। तो क्या ये स्ट्रोमा लैमेली में हो सकता है? स्ट्रोमा लैमेली तो अप्रेस्ड है ही नहीं। देख लो, स्ट्रोमा लैमेली तो एक्सपोज होगी, सिंगल होगी, इसके ऊपर दूसरी लेयर नहीं है। तो स्ट्रोमा लैमेली में भी कौन सा होगा बेटा? PS1। ठीक है, अप्रेस्ड रीजन में ही सिर्फ PS2 हो सकता है। तो PS2 सिर्फ अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेना में होता है, लेकिन PS1 नॉन अप्रेस्ड पार्ट, इसलिए ग्रेना, थाइलाकॉइड और स्ट्रोमा लैमेली दोनों में होगा। इसका रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए जो है वो 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन फोटोसिस्टम 2 का जो लाइट एब्जॉर्प्शन है वो 600 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये रिड्यूसिंग नेचर में NADPH बनाएगा, यहाँ पे NADPH नहीं बनेगा, यहाँ पे वाटर ब्रेक होगा। सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये पार्टिसिपेट करता है साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ये सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे फोटोफॉस्फोराइलेशन ये सब अभी आपके आने वाले हैं। तो अभी आपको समझ आया कि फोटोसिस्टम क्या है। फोटोसिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स से और रिएक्शन सेंटर से मिलके बना है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट और प्रोटीन से मिलके बने हैं। दोनों के रिएक्शन सेंटर अलग है, इसलिए फोटोसिस्टम भी अलग अलग है। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का मतलब है एसेसरी पिगमेंट्स जब
इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो रिएक्शन सेंटर को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लाइट को ट्रैप करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी ये पिक्चर दिखाई थी, कहाँ गई, ये रही, देखो पिगमेंट और प्रोटीन सब इस तरीके से अरेंज है। तो ये क्या है, ये सब क्या है बेटा, ये सब है लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, जिसमें बीच में रिएक्शन सेंटर है, ये रिएक्शन सेंटर है और ये सब एसेसरी पिगमेंट है। तो लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट बन गया है ना। यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट हमेशा फोटोन के पैकेट्स के फॉर्म में आती है ना। लाइट एक पैकेट की फॉर्म में आती है, ये तो आप पढ़ते आए हो है ना। लाइट्स फोटोन की फॉर्म में आती है, तो दिस इज फोटोन। फिर ये लाइट रिएक्शन सेंटर को देता है, रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देता है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा वो प्राइमरी एक्सेप्टर होगा। तो प्राइमरी एक्सेप्टर किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है, ठीक है। तो चलो जी, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स, सब ये सब किसको घेर के रखेंगे, क्लोरोफिल ए को, है ना। सब इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्क लाइक एन एंटीना, जो मैक्सिमम सनलाइट को इकट्ठा कर सकता है। तो देखो मैंने अभी एक पिक्चर ऐसी बनाई थी ना आप लोगों के लिए, कि बीच में क्लोरोफिल ए है और साइड में है ना हमारे ये छुटकू, इसके दोस्त सब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए और उसके लिए बैठे हुए हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लाइट की वेव को एब्जॉर्ब करके किसको देंगे, क्लोरोफिल ए को देंगे, ठीक है। और फिर ये आगे एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। एक एंटीना की तरह काम कर रहे हैं कि मैक्सिमम सनलाइट को एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं और ये ट्रांसफर करेंगे एक्साइटेशन एनर्जी को, मतलब लेके सारी एनर्जी को किसको दे देंगे, रिएक्शन सेंटर को दे देंगे। रिएक्शन सेंटर क्या है बेटा, क्लोरोफिल ए। हर फोटो सिस्टम के अंदर LHC और एक रिएक्शन सेंटर होता है। तो फोटो सिस्टम किस किस से मिलकर बना है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर से। तो देखो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए होगा, वो P680 भी हो सकता है, 700 भी। ये 680 700 नैनोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि इतनी नैनोमीटर की लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा दे रहा है। लेकिन LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ये क्लोरोफिल बी और कैरोटिनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट एनर्जी को ट्रैप करके क्लोरोफिल ए को देने की कोशिश करते हैं। तो अब आई होप आपको ये पूरा स्ट्रक्चर और ये कॉन्सेप्ट एटलीस्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये कहाँ गया हमारा फोटो सिस्टम, फोटोसिंथेसिस। देखो जैसे यहाँ पे अब आपको दिख रहा है, मैंने आपको बताया था यहाँ पिगमेंट होते हैं, है ना। क्या होते हैं, फोटो सिस्टम्स। और फोटो सिस्टम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स और रिएक्शन सेंटर से मिलके बने हुए होते हैं। और वो सब कहाँ प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, यहाँ कुछ फोटो सिस्टम 1 नॉन अप्रेस्ड रीजन में और फोटो सिस्टम 2 अप्रेस्ड रीजन में, है ना। तो सब यहाँ प्रेजेंट है। क्या ये बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले बेटा अब हम पढ़ेंगे इसके एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में। क्या होता है मैम एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम? अब ये पिगमेंट कितनी तो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कैसा ये एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारी कहानी अभी पिगमेंट की हो रही है, क्योंकि यही सब लाइट रिएक्शन में काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इनका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देता है, ऐसा। ये लाइट, व्हाइट लाइट को हमने लिया, व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया, तो ऐसे लाइट स्कैटर्ड हो गई। एक जगह हमने क्या किया बेटा, हमने इस तरीके से क्लैडोफोरा को ग्रो कराया। क्लैडोफोरा एल्गी है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। और हमने देखा जहां एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा था और जहां फोटोसिंथेसिस कम हो रहा था, जहां पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा था तो कॉमन सी बात है वहां ऑक्सीजन बन रही होगी, यानी वहां बबल देखने को मिल रहे थे। और जहां फोटोसिंथेसिस कम हो रही थी तो वहां पे देखो ऑक्सीजन के बबल्स कम देखने को मिल रहे हैं। यहाँ डॉट 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 देख लो, यानी यहाँ पे क्लोरोफिल है और बहुत ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर CO2
वाटर के साथ मिलके C6H12O6 और वाटर रिलीज कर रही है, यानी फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन बबल देखने को मिलेंगे। जहां जहां क्लोरोफिल ज्यादा वहां वहां बबल देखने को मिलेंगे, जहां जहां क्लोरोफिल कम वहां वहां बबल कम देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे सामने एक वेवलेंथ का ग्राफ आता है। जैसे यहाँ पे हमने जो ग्राफ बना रखा है वो कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के पिगमेंट उन सब का है। जैसे ये ब्लू वाला, ये क्लोरोफिल ए है, ये ग्रीन वाला क्लोरोफिल बी है, ये येलो वाला कैरोटिनॉइड्स है। ये देखो, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एज्यूम्ड बाय ऑक्सीजन रिलीज, किस तरीके से ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। और लाइट एब्जॉर्प्शन, जब हमने इसको और इसको ओवरलैप कर दिया तो इस तरीके का हमारे को ग्राफ देखने को मिला। यहाँ पे हमने वेवलेंथ रख रखी है सभी में, देखो यहाँ 400, 500, 600, 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ को रख रखा है। तब हम उससे पता लगा पा रहे हैं बेटा कि कौन कितना ज्यादा वर्क कर रहा है। चलो जी देखते हैं। तो भाई ये जो ग्राफ्स है ना, ये ग्राफ्स हमें क्या बताते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने दोनों जगह एक साथ ही ना एक टेबल के अंदर दोनों चीजों को बता दिया है कि एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या क्या डिफरेंस है। कितने गए जी, आ जाओ, ये रहा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम दिखाएगा कि भाई कौन सी वेवलेंथ लाइट की पिगमेंट्स द्वारा एब्जॉर्ब ज्यादा की जाती है। एक्शन स्पेक्ट्रम दिखाएगा कि ये जो हमने लाइट एब्जॉर्ब करी है वो फोटोसिंथेसिस को कितना कितना अफेक्ट करती है। मतलब कौन सी, जैसे रेड लाइट आपने पढ़ा होगा ना, विबग्योर, विबग्योर तो अपने को याद होगा, विबग्योर। तो भाई वायलेट कितना फोटोसिंथेसिस करते हैं, इंडिगो कितना, ब्लू कितना, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, कौन सी लाइट कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करती है। मतलब कब सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, कब सबसे कम फोटोसिंथेसिस होता है। तो ये हमें यहाँ से पता लगता है। व्हाट इट मेजर्स, ये क्या मेजर कर रहा है, लाइट क्लोरोफिल या पिगमेंट द्वारा एब्जॉर्ब जो की जा रही है, और यहाँ फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कितनी कितनी हो रही है, कौन सी लाइट कितनी फोटोसिंथेसिस कर रही है, ऑक्सीजन कितना रिलीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना कब अपटेक हो रहा है, कहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है। ये फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पिगमेंट को बताता है, ये बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस को बता रहा है कि भाई एक्शन कौन सी लाइट कितना फोटोसिंथेसिस कर रही है। और फोटोसिंथेसिस तो एंजाइम की हेल्प से हो रहा है, तो कितना बायोलॉजिकली है ना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। टिपिकल पिगमेंट इसके अंदर क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटिनॉइड्स यूज किए जाते हैं। यहाँ पे तो पूरा फोटोसिस्टम ही देखा जाता है कि सारे पिगमेंट्स आके मिलकर कितना काम कर रहे हैं। जो पीक होती है बेटा वो देखो 430 नैनोमीटर पर और रेड में 662 नैनोमीटर पर देखने को मिलती है। जैसे मैं आपको क्लोरोफिल ए का दिखाती हूँ, है ना, क्लोरोफिल ए का दिखाती हूँ। एक काम करते हैं, इसको नीचे लेके आते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये क्लोरोफिल ए का है ना, ये हमने अलग से क्लोरोफिल ए का निकाल दिया। अब आप यहाँ देखो, ये 400 की पीक है, तो यहाँ कहीं 460 नैनोमीटर आ रहा था, ये 460 नैनोमीटर इस लाइन पे आ रहा है। और यहाँ देखो, आप विबग्योर लगाओ यहाँ पे इस तरीके से, वी कहेंगे आपका वेवलेंथ को देखने की कोशिश करो। देखो यहाँ कितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और यहाँ पे कौन सी वेवलेंथ पे। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ देखो यहाँ कहीं 640 पे और यहाँ कहीं 460 पे। यहाँ पे पीक सबसे ज्यादा बनी हुई है, इसकी भी, ब्लैक वाले की भी और ब्लू वाले की भी, दोनों की पीक जो ज्यादा बनी हुई है वो यहाँ बनी हुई है। और यहाँ पे कौन से कलर की दिखाया गया है बेटा, यहाँ देखो, ये जो 430 नैनोमीटर की जो पीक बन रही है ये ब्लू कलर की लाइट में पड़ रही है। यानी विबग्योर का जब ब्लू लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वहां पे सबसे ज्यादा पीक बन रही है, और रेड लाइट में भी सबसे ज्यादा पीक बन रही है। पीक रिजेंबल एब्जॉर्प्शन पैटर्न, यानी इसकी भी एब्जॉर्प्शन एक्शन स्पेक्ट्रम की भी जो पीक बन रही है वो बिल्कुल एक्शन स्पेक्ट्रम की तरह बन रही है, बट थोड़ी सी ब्रॉडर है, क्योंकि ऐसे सारी पिगमेंट्स यहाँ पे यहाँ पे कंसिडर किए गए हैं। देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी ये कैसा स्पेक्ट्रम है, एक्शन स्पेक्ट्रम। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो एक्शन स्पेक्ट्रम ही बता रहा है, एक्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है ना, और ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बता रहा है।
एब्जॉर्प्शन, है ना, ये दोनों को ओवरलैप कर दिया है। तो देखो ये वाला पीक देखो, चाहे आप किसी एक का पीक उठा के यहां लगा दो, तो आप यहां देखोगे कि दोनों में ही पीक जो है बेटा, एक में तो बहुत प्रिसाइजली आपको दिखा रही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैं एक फोटो पिगमेंट की बात कर रही हूँ, क्लोरोफिल ए मान लो, और यहाँ पे जो दिखा रखा है वो ब्रॉडर दिखा रखा है एक्शन स्पेक्ट्रम, क्योंकि यहाँ पे हम सारे ग्रुप की बात कर रहे हैं, सारे पिगमेंट्स की इकट्ठी बात कर रहे हैं। यहाँ मैंने लिखवाया था ना कि देखो एंटायर फोटो सिस्टम की बात हो रही है, सारे पिगमेंट एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए पीक एब्जॉर्प्शन पैटर्न को तो रिजेंबल कर रही है, लेकिन ब्रॉडर कैटेगरी में, क्योंकि एसेसरी पिगमेंट्स भी इन्वॉल्व है। ठीक है, ये शो कंट्रीब्यूशन ऑफ एसेसरी पिगमेंट क्या दिखा रहा है, यहाँ पे क्लियरली एसेसरी पिगमेंट्स को नहीं दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पे सबकी अपनी अपनी पीक बन रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो यहाँ पे क्लियरली विजिबल नहीं है, ईच पिगमेंट मेजर्ड इंडिविजुअली मेजर किया गया है, लेकिन यहाँ पे कंबाइंड इफेक्ट देखने को मिलता है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में हम इसको मेजर करते हैं और इसको मेजर किया जाता है कि कितनी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है या कितना कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब किया जा रहा है। इसका पर्पस है कि कौन सा कलर पिगमेंट का कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, और इसका पर्पस है ये देखना कि कौन सा कलर सबसे ज्यादा इफेक्टिव है फोटोसिंथेसिस के लिए। एग्जाम्पल क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज्यादा ब्लू और रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस जो हाईएस्ट है वो भी ब्लू और रेड कलर में हो रहा है। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ के थ्रू ये समझा कि एक्शन स्पेक्ट्रम क्या है, कि भाई कौन सी लाइट कैसा एक्शन परफॉर्म कर रही है, कितना फोटोसिंथेसिस कर रही है, और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हमने हर पिगमेंट के बारे में कि कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को स्पेसिफिकली कितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, कैसे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजों को हमने क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अब हम बात करेंगे बेटा फोटोसिंथेसिस की, है ना, कि फोटोसिंथेसिस ये दोनों पार्ट में कैसे होती है, कैसे लाइट रिएक्शन का प्रोसेस हो रहे हैं और कैसे डार्क रिएक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बेटा मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है और कैसे कैसे होता है ना। अब कहाँ होता है तो हम क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर और ये सब पढ़ चुके हैं। अब बारी है ये पढ़ने की कि आखिर ये होता कैसे है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस में दो मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस के, है ना, दो मैकेनिज्म होता है। एक जगह तो होती है लाइट रिएक्शन, और लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलाकॉइड के अंदर, है ना। लाइट रिएक्शन कहाँ होती है बेटा, थाइलाकॉइड के अंदर। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है बेटा, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। ठीक है, डार्क रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर। तो पहले कवर करेंगे लाइट रिएक्शन, क्योंकि लाइट रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनने वाले हैं दैट इज एटीपी एंड NADPH, तो ये जो है जाते हैं डार्क रिएक्शन में और वहां पे ये यूटिलाइज होते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस की, कि इसके दो मेन स्टेजेस हैं। लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज में होगा, टेक्स प्लेस इन ग्रेना थाइलाकॉइड, और कन्वर्ट करेगा लाइट एनर्जी को ATP NADPH और O2, यानी लाइट रिएक्शन के अंदर ATP NADPH और O2 तीनों का फॉर्मेशन होता है। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो यहीं से रिलीज हो रही है बेटा, है ना। और डार्क रिएक्शन होता है बायोसिंथेटिक फेज, जिसे हम कार्बन साइकिल, कार्बन रिएक्शन भी बोलते हैं। ये कहाँ होता है, ये स्ट्रोमा के अंदर होता है। ये ATP को यूज करेगा, देखो ये कन्वर्ट करेगा यानी ये ATP बनाएगा, ये ATP और NADPH को यूज करेगा, और यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली है उसको C6H12O6 में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे ATP भी चाहिए, NADPH भी चाहिए, है ना, और ठीक है, तो और कार्बन को भी फिक्स करना है। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये इनकी हेल्प से ही हो पाता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब लाइट रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल फेज बोला जाता है ना, पढ़ चुके हैं। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी ATP और NADPH में कन्वर्ट करता है। इसको हम हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, ये चीज अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब लाइट रिएक्शन में मेन स्टेप क्या है वो ध्यान रखो। लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा बाय पिगमेंट। कौन से पिगमेंट्स, पिगमेंट्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बता चुकी हूँ। ठीक है, साथ साथ वाटर की स्प्लिटिंग होगी जिसको हम फोटोलाइसिस बोलते हैं, और ऑक्सीजन H+ और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करा दिया जाएगा।
एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होगा वाया फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है वो समझना। एटीपी के फॉर्मेशन करना, एटीपी का फॉर्मेशन करना, एनर्जी का फॉर्मेशन करना, एटीपी एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करना इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटो लाइट जो आ रही है हमारी वो फोटोन के फॉर्म में ही आ रही है, राइट। फोटोन का एनर्जी का छोटा पैकेट, ये अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, ठीक है। तो ये जो छोटा पैकेट होता है फोटोन, लाइट जो होती है हमेशा फोटोन के फॉर्म में आती है, राइट। अब लाइट की फॉर्म प्रेजेंस में एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन करना, ऑक्सीजन का इवोल्यूशन करना एज अ बाई प्रोडक्ट, यानी कि जब ये बनेगा तो उस दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगी, ठीक है। बहुत बढ़िया, अति सुंदरम। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कंपाउंड्स कौन कौन से बनते हैं। एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस होते हैं वाया नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसे हम जेड स्कीम भी बोलते हैं, ठीक है। और दीज आर यूज लेटर इन डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल भी बोलता है। तो डार्क रिएक्शन के कितने सारे नाम हो गए। डार्क रिएक्शन का एक तो हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल, साथ साथ हम उसे बोलेंगे बायोसिंथेटिक फेज। तीनों नाम डार्क रिएक्शन के हैं। लाइट रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन, हिल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, ठीक है। चलो जी, अब फोटोफॉस्फोराइलेशन मैम क्या होता है। फोटोफॉस्फोराइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एटीपी को सिंथेसाइज किया जाता है, बनाया जाता है फ्रॉम एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लाइट एनर्जी की हेल्प से। यानी उस दौरान क्या हो रहा है, लाइट को लिया जा रहा है और क्या बनाया जा रहा है, एटीपी और एनएडीपीएच एनर्जी बनाया जा रहा है। सनलाइट की हेल्प से एनर्जी के छोटे छोटे करेंसीज पैकेट्स बनाए जा रहे हैं और ये कहाँ हो रहा है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में हो रहा है। तो मैंने आपको बोला कि फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी एटीपी का फॉर्म करना थाइलाकॉइड के अंदर, लेकिन थाइलाकॉइड में भी आपको पता है बेटा PS1 भी है और PS2 भी है, दोनों अलग अलग सिस्टम है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, दो प्रोसेस चलेंगे, एक चलेगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक चलेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, क्यों होता है साइक्लिक नॉन साइक्लिक, वो अपन समझेंगे। तो अपने को ये जानना बहुत जरूरी है साइक्लिक नॉन साइक्लिक कैसे है और क्या काम करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फोटोफॉस्फोराइलेशन बताओ कितने टाइप के होते हैं और कैसे होते हैं, ये तो एक अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे बन जाता है। चलिए जी देखते हैं, शुरुआत करेंगे सबसे पहले फोटोफॉस्फोराइलेशन लाइट रिएक्शन में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू एटीपी, ADP into ATP in thylakoid membrane. Number 1, non-cyclic photosphorylation NCP. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जिसको हम Z स्कीम भी बोलते हैं और ये एक डोमिनेंट पाथवे होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्लांट मस्ट टेक एटीपी NADPH फॉर द केल्विन साइकिल, तो हमारे को ऑक्सीजन रिलीज करानी है। अब ऑक्सीजन रिलीज जो होगी वो सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के थ्रू ही होगी। तो अगर आपको ऑक्सीजन रिलीज करानी है ना, तो आपके पास एक सोल्यूशन है, एक मैकेनिज्म है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे क्या काम होता है, कौन कौन काम करता है, दोनों चीज देखेंगे। यहाँ पे आपका पहले PS1 और PS2 दोनों काम करेंगे। यानी जब मैं बात कर रही हूँ बेटा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की, तो नॉन साइक्लिक में अपने को ध्यान रखना है कि ये एक Z स्कीम है, लेकिन इन्वर्टेड Z, ऐसे Z नहीं बनाना आपको, ऐसे बनाना है, N की तरह बनाना है, ठीक है। तो ये एक Z स्कीम है। अब समझो कैसे होता है, इसके अंदर PS1 PS5 नहीं खेलना है, ठीक है, PS5 है भी नहीं, PS1 एंड PS2 दोनों इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे साइक्लिक वाले में से क्या डिफरेंस है, ठीक है। नॉन साइक्लिक के अंदर PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व होता है, ये अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग अरेंज है। तो देखो PS2 जो है, मैंने आपको बोला था PS1 और PS2 में एक खास डिफरेंस है। PS1 का नाम 1 पहले लिखा हुआ है, लेकिन काम ये बाद में करता है। PS2 काम पहले करता है, 2 लिखा हुआ है, ऐसा लगेगा कि बाद में काम करता है, नहीं, लेकिन वो पहले काम करता है। क्यों? क्योंकि ये इसका जो रिएक्शन सेंटर है वो P680 पे है, यानी ये 680 के अराउंड की सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, नैनोमीटर की लाइट को। तो इसने इस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब किया और इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करा दिया। अब इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके, है ना, किस में जाएंगे, ATC में जाएंगे। ये पाथवे अपने को हमेशा याद रखना है
क्या होगा हर बार होगा क्या कि जैसे ही सनलाइट पड़ेगी, चाहे PS1 हो PS2 हो, सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ते ही बेटा जो PS1 है चाहे PS2 है, ये फोटो सिस्टम एक्टिवेट होंगे, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराएंगे। इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके कहाँ जाएगा? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएगा, वो इसको इलेक्ट्रॉन को आगे एक चेन में ट्रांसफर कर देंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, है ना। फिर इसके बाद डिसाइड करेगा कि ये वापस इधर आना चाहता है तो साइक्लिक प्रोसेस, अगर आगे चलना चाहता है तो सेम कहानी आगे हो जाएगी, नॉन साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो अभी क्योंकि हम नॉन साइक्लिक पढ़ रहे हैं तो आ जाओ नॉन साइक्लिक में। देखो सनलाइट क्या कर रही है? लाइट रिलीज कर रही है, लाइट आ रही है LHC पे, फोटो सिस्टम का ही पार्ट है LHC और रिएक्शन सेंटर। यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और इलेक्ट्रॉन चले गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। दिस इज व्हाट फोटो सिस्टम 2। पहले फोटो सिस्टम 2 काम कर रहा है, यानी यहाँ पे कौन काम कर रहा होगा? P680, पहले छोटे नैनोमीटर वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा। अब क्या होगा? कुछ इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट होकर ऊपर चले गए, कुछ जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट होकर ऊपर चले गए तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी हो गई, तो यहाँ पे क्या होता है? वाटर जो है वो ब्रेक हो जाता है और वो रिलीज करता है फिर से इलेक्ट्रॉन, इसको कंपनसेट करने के लिए, और H+ रिलीज होता है। और क्या रिलीज होता है बेटा? ऑक्सीजन। यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन लिखा है इसलिए 2-2, अब इसको डबल कर दो तो 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन और 4 H+, है ना, ये रिलीज हो जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ चले गए हैं तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ कमी हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए वाटर टूटता है और इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए और मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको भेजेगा आगे। क्यों बेटा? इलेक्ट्रॉन्स जब एक्साइट होते हैं तो अपनी हायर स्टेट में जाते हैं, और जो भी हायर स्टेट में होता है ना बेटा वो हमेशा अनस्टेबल होता है। जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहता है वो हमेशा अनस्टेबल होता है। तो स्टेबल होने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, और वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हमारे काम की है। तो हमने ये सारी कहानी इसलिए ही करी ताकि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो, और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जब वापस से अपने नॉर्मल स्टेट पे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा, उस एनर्जी को हम यूज करेंगे ATP बनाने के लिए। अब ATP भी ऐसे डायरेक्ट नहीं बनेगी, जो एनर्जी यहाँ से रिलीज होएगी ना वो ATP बनाने में कैसे काम आएगी? ATP अगर आपको बनाना है, ATP अगर आपको बनाना है तो एक डिवाइस के थ्रू बनाना पड़ेगा। ये सब बहुत इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको ATP बनाना है तो ATP बनाने के लिए आपको चाहिए होगा बेटा इस टाइप की मशीन, है ना, इसे बोलते हैं F0 F1 पार्टिकल, जहां पे ये ATP सिंथेज का काम कर रहा है ना, यानी कि ATP बनाएगा। इस ATP को इसको काम कराने के लिए इसको चाहिए H+ का डिफरेंस, H+ ग्रेडियंट, यानी कि ये तभी काम करेगा जब H+ जो है अंदर से बाहर मूव करेगा। जब H+ मूव करेगा बेटा तो ही ये काम करेगा। तो अगर ATP बनानी है तो ये चाहिए, इसको काम कराने के लिए H+ चाहिए, और H+ का ग्रेडियंट बनाने के लिए, है ना, हमारे को एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है एनर्जी, है ना, और कहाँ पे आना चाहता है? स्टेबल स्टेट में आना चाहता है। तो हमने क्या किया? सनलाइट से एनर्जी ली, एनर्जी लेके, है ना, हमने सनलाइट से इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी आई तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे गए। अब हमारा पूरा प्लान जो है वो बना हुआ है क्या? कि अब हम इस एनर्जी को जब हम एक्साइट कराएंगे और ये अपनी लोअर स्टेट में जाने लगेगा तो ये अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, और ये एनर्जी ही हमारे को इस H+ ग्रेडियंट को बनाने में काम आएगी ताकि ये चले और ATP का फॉर्मेशन हो, है ना। तो ये सारा काम लाइट में हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। बड़ा सा नाम हो गया, है ना, लेकिन यही होता है। अब चलो समझो कि मैम नॉन साइक्लिक में क्या हो रहा है। लाइट आई, लाइट सबसे पहले फोटो सिस्टम 2 पे काम कर रही है, P680 एक्साइट हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दिए, यहाँ से वाटर टूटा, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा किया। इलेक्ट्रॉन अब चले गए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। अब ये बड़ी लंबी चेन होती है, जैसे यहाँ पे प्रेजेंट होगा प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, इन सब से ये सब क्या करते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसफर करा रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन वहां से यहाँ आया, इसने इसको दिया, इसने उसको दिया, ऐसे ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करते हैं।
तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज होगी, देखो यहाँ लिखा है ना एनर्जी रिलीज होगी, तो एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन करेगा। कैसे करेगा वो डिटेल में बताऊंगी। तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है जब इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे अब पहुंचता है इलेक्ट्रॉन सिस्टम ने अब LHC2 को दिया, यानी फोटो सिस्टम 1 काम करेगा। फोटो सिस्टम 1 कितने पे काम करता है? P700 पे काम करता है। तो सनलाइट इसके ऊपर भी तो आ रही है, क्लोरोप्लास्ट ही तो है, सनलाइट इसके ऊपर भी आ रही है, तो यहाँ से की भी सनलाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी आ रही है। अब इलेक्ट्रॉन दोबारा से एक्साइट हो गए, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए। अब जब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे तो आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे को NADB+ को भी इलेक्ट्रॉन और H+ लेके NADPH का फॉर्मेशन करना है। तो अब ये जो पूरा नॉन साइक्लिक प्रोसेस हुआ, यहाँ पे हमारी ATP भी बनी, NADPH भी बना और ऑक्सीजन भी बन गया। तो नॉन साइक्लिक हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन, ATP और NADPH तीनों बनते हैं और दोनों PS1 PS2 काम आते हैं। ठीक है, तो चलिए जी, इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लिख दी है मैंने यहाँ पे, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन। एटीपी फॉर्म होएगा वाया केमियोस्मोसिस। ये जो पूरा प्रोसेस है ना केमियोस्मोसिस का, ये मैं आपको अलग से बताऊंगी। इलेक्ट्रॉन फिर पहुंचता है PS1 पे, देखते चलो P700 पे, दोबारा से एक्साइटेड होता है, री एक्साइटेड बाय सनलाइट, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी मिली, तो फाइनली फाइनल एक्सेप्टर होता है NADP+, जो कि रिड्यूस हो जाता है NADPH में। रिड्यूस क्यों बोला? क्योंकि H इसमें जुड़ गया, H+ का जोड़ना इज रिडक्शन। PS2 अपने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर देता है, रिप्लेस बाय फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एंड रिलीज ऑक्सीजन। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके लूज हुए थे, है ना, वो उसको किसने कंपनसेट किया? वाटर के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज है उसने कंपनसेट किया, साथ साथ हमारे लिए एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या क्या बन रहा है? ATP, NADPH, ऑक्सीजन, और PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन डज नॉट रिटर्न, वापस नहीं आ रहे, है ना, क्योंकि ये इसको पकड़ ले रहा है, और फाइनल एक्सेप्टर NADP+ कहलाया जाएगा। तो ये स्कीम कहलाई जाती है नॉन साइक्लिक एंड Z स्कीम। देख रहे हो, Z स्कीम। गॉट इट गाइस? नेक्स्ट अब बात करेंगे बेटा, ऐसी ही कहानी होने वाली है आपकी साइक्लिक प्रोसेस में, लेकिन आप देख रहे हो साइक्लिक प्रोसेस जो होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दोबारा से एक्साइट होके वापस आ जाएंगे। यहाँ पे काम करेगा बेटा PS1, P700 वाला, उसके अंदर दोनों काम कर रहे थे, इसमें सिर्फ एक काम करेगा। ठीक है, चलो जी, अब ये तो सेम चीज होगी। यहाँ हम बात करेंगे बेटा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो ओनली PS1 P700 वर्क करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे सनलाइट से। अब देखो सनलाइट आई, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए, इलेक्ट्रॉन गए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, है ना। अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 ही काम कर रहा है, अब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन्स आगे भेज दिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से मूव करे और इलेक्ट्रॉन वापस से P700 पे ही आ गए। अब मैंने आपको बताया था P700 यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जब मूव करते हैं, केमियोस्मोटिक थ्योरी चलती है, यहाँ पे होता क्या है, एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी की हेल्प से हम ATP बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर सिर्फ ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ना तो NADPH बन रहा, ना ऑक्सीजन रिलीज हो रही। ऑक्सीजन रिलीज क्यों होगी? पानी टूटेगा ही नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी पूरा करने के लिए पानी टूट रहा था, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन दोबारा से घूम के यहीं आ जा रहा है ना, तो जरूरत ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये कैसे काम करती है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के मेंबर है। जैसे ही लाइट पड़ी P700 ने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गया, अब वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ली मैंने, जूम करी और ऐसे दिखा दी। तो देखो सबसे पहला आएगा FRS, फिर आएगा फेरोडॉक्सिन, फिर आएगा साइटोक्रोम B6, फिर आएगा प्लास्टोक्विनोन, फिर आएगा साइटोक्रोम F, फिर आएगा प्लास्टोसाइनिन, फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर जाएगा। तो ये पूरा क्या है, दिस इज व्हाट, ये सारा क्या है, यह है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। बस मैंने इसको जूम करके दिखा दिया आपको। ठीक है, क्लियर है? अब वो तो मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी। ये जो प्लास्टोक्विनोन होता है ये होता है मोबाइल, ये दो काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफर कर रहा है
और मैंने आपको बोला था जो इलेक्ट्रॉन से निकलती है एनर्जी वो H+ को एक ग्रेडियंट बनाने का काम कर रहा है, यानी ये चुपचाप अपने इस मिशन पे लगा हुआ है ना। कौन से मिशन पे? एनर्जी रिलीज हो रही है और H+ का ग्रेडियंट बनाया जा रहा है। ग्रेडियंट का मतलब एक जगह H+ ज्यादा, एक जगह H+ कम, है ना। तो डिफरेंस क्रिएट किया जा रहा है, तो चुपचाप वो अपना ये काम कर रहा है। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू फेरोडॉक्सिन, साइटोक्रोम B6F और फाइनली प्लास्टोसाइनिन। आप किसी भी 3 चीज का नाम लिख लो, जैसे हमने इसका लिख दिया, है ना, इसका लिख दिया, इसका, इसका और इसका, बात खत्म। इलेक्ट्रॉन वापस से मूव करके PS1 के पास आ जाएंगे और यहाँ पे ATP जनरेट होगा, लेकिन NADPH जनरेट नहीं होगा, है ना। ना ही ऑक्सीजन बनेगी और ना ही वाटर का फोटोलाइसिस होगा, पानी भी नहीं टूटेगा। तो प्रोडक्ट क्या बने? ओनली ATP, ना NADPH ना ऑक्सीजन, और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 ही यूज हुआ, 2 फोटो सिस्टम भी इन्वॉल्व नहीं हुए। और इलेक्ट्रॉन क्योंकि घूम के वापस वो अपने सेम फोटो सिस्टम पे आ गए, तो इस प्रकार के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो चलो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में क्या डिफरेंस हो गया? नॉन साइक्लिक में PS1 PS2 दोनों काम कर रहे थे, नॉन साइक्लिक के अंदर ATP भी फॉर्म हो रहा था, नॉन साइक्लिक के अंदर NADPH भी फॉर्म हो रहा था, नॉन साइक्लिक के अंदर ऑक्सीजन भी फॉर्म हो रहा था, है ना। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करके, फोटोलाइसिस यानी लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन होना, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी हो रहा था। लेकिन यहाँ क्या होगा? सिर्फ ओनली PS1 ही यूज होगा, है ना ATP बनेगी लेकिन NADPH और O2 रिलीज नहीं होंगे। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्या नाम है आपका, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है जी, ध्यान रहेगा। फाइनल चीज जो अपने को क्या ध्यान रखनी है, क्वांटम रिक्वायरमेंट कितनी है? मिनिमम लाइट एनर्जी जो हमारे को एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बनाने के लिए चाहिए फोटोसिंथेसिस के अंदर, दैट इज द क्वांटम रिक्वायरमेंट। 8 फोटोन, 8 क्वांटम की जरूरत होती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को निकालने के लिए। 8 फोटोन 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। देखो 4 क्यों बोले? हमने वहां पे वाटर को जब आप H2O को तोड़ोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 H+ और एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा। तो अगर आपको O2 निकालना है तो इसको डबल करना पड़ेगा, तो ये 4 हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन, 2 NADPH और 3 ATP बनते हैं 8 फोटोन से। तो साइक्लिक के अंदर फोटो PS1 काम करेगा, ATP बनेगा, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो साइक्लिक होगा और ये काम स्ट्रोमा लैमेली में भी होगा। नॉन साइक्लिक फोटो सिस्टम 2 और PS1 दोनों की हेल्प से होगा, ATP NADPH दोनों बनेंगे और ऑक्सीजन भी बनेगा। ऑक्सीजन रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो लीनियर होगा, Z शेप होगा और ये ग्रेना थैलेकॉइड के अंदर प्रोसेस चल रहा होगा। ठीक है, चलो जी, अब जो कहानी आने वाली है वो बड़ी ही खूबसूरत कहानी आने वाली है, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ये केमियोस्मोटिक केमियोस्मोटिक थ्योरी के थ्रू हो रहा है। अब क्या होती है केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जो कि पीटर मिकेल ने बताई थी। ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे ATP को सिंथेसाइज किया जाता है प्रोटॉन ग्रेडियंट की हेल्प से अक्रॉस अ मेम्ब्रेन इन द रेस्पिरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस के अंदर इसे फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आपने सुना होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और फोटोफॉस्फोराइलेशन बेटा किस में होता है? लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, आपका क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है इसको समझते हैं। फोटोफॉस्फोराइलेशन आपका थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर हो रहा है, इनसाइड द थाइलाकॉइड। कहाँ हो रहा है? ये देखो थाइलाकॉइड, ये था, मैंने आपको बताया था ना, थाइलाकॉइड 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 ग्रेना बनता है। तो ये थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में ग्रेडियंट बनाया जाता है, यानी H+ को हम इकट्ठा करेंगे तब जाके ATP का फॉर्मेशन होगा। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, जो कि हम रेस्पिरेशन के अंदर पढ़ेंगे। प्रोटॉन ग्रेडियंट थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में बनता है, यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में बनता है। यहाँ एनर्जी सोर्स लाइट होता है, वहां पे एनर्जी सोर्स ऑक्सीडेशन से किया जाता है। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे कि ये कैसे होगा। मैकेनिज्म अपन को ध्यान रखना है कि कैसे कैसे मैकेनिज्म किया जाता है। सबसे पहले 3 चीजों का ध्यान रखेंगे प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने के लिए, क्योंकि हमारा मेन
उद्देश्य क्या है बेटा, वो नहीं भूलना है अपने को। हमारा मेन काम क्या है, वो नहीं भूलना चाहिए। हमारा मेन काम है ये एटीपी का फॉर्मेशन करवाना, ठीक है। तो एटीपी का फॉर्मेशन करवाना है तो आपको पता होना चाहिए कि एटीपी बनाने के लिए हमारे को इस मशीन को काम में लेना पड़ेगा। इस मशीन को काम का लेने के लिए H+ का ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। अब ये H+ का ग्रेडियंट जो बनेगा वो हमारे को बताएगी केमियोस्मोटिक थ्योरी। है ना, कैसे कैसे बेटा H+ का ग्रेडियंट बना। तो चलो जी, नंबर 1, वाटर स्प्लिटिंग। जब फोटोलाइसिस हुई, जब वो फोटोलाइसिस हुई, ये रही थाइलाकॉइड, है ना, ये रही बेटा थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन और ये रहा थाइलाकॉइड का ल्यूमेन। तो इस तरीके से फोटो सिस्टम टू अरेंज था और पूरा प्रोसेस चल रहा था, है ना, पूरा प्रोसेस चल रहा था। तो अब ध्यान दो बेटा कि यहाँ पे जो वाटर ब्रेक हुआ, वाटर ब्रेक हुआ और उसने H+ इंक्रीज करे, तो वो कहाँ इंक्रीज करे, ल्यूमेन के अंदर। तो नंबर 1, इट अकर ऑन द इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड की इनर मेम्ब्रेन पे ये काम हो रहा था, इसने H+ को इंक्रीज कर दिया ल्यूमेन में। तो हमारा नंबर 1 एक तरीके से तो हमारा H+ बढ़ रहा है, यानी कि स्ट्रोमा में अब H+ कम हो रहे हैं और ल्यूमेन में H+ बढ़ रहे हैं। हमारे को सिर्फ इतना मतलब है कि ग्रेडियंट बन जाए, अंदर ज्यादा हो जाए बाहर कम हो जाए, अपना काम हो जाए बस, है ना, कैसे भी करके अपना काम हो जाए। ये जरूरी नहीं कि बाहर से ही अंदर लेके आना है, बाहर भी चाहे तो कोई और यूज कर ले, है ना, या अंदर कोई और बना दे, बस कैसे भी करके एक डिफरेंस क्रिएट हो जाए। तो एक डिफरेंस H+ का कैसे बना, जब पानी टूटा तो H+ रिलीज हो गया। चलो जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। चलो जी समझाती हूँ कैसे। जैसे मैंने अभी आपको दिखाई, ये रे बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे काम कर रही है, ध्यान देना। इस तरीके से अपने रेडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर अरेंज होते हैं। जैसे यहाँ फोटो सिस्टम 2 अरेंज है, फिर ये फियोसाइरिन पे जाएगा, प्लास्टोक्विनोन पे जाएगा, इस तरीके से ये अरेंज होते हैं। तो अंदर की तरफ देखो, यहाँ वाटर टूटा तो यहाँ H+ इंक्रीज हो गया। नंबर 2, जब इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट होता है तो ये जो प्लास्टोक्विनोन है, ये प्लास्टोक्विनोन बेटा बाहर से H+ को अंदर की तरफ इकट्ठा करवा देता है, डलवा देता है ना। तो यहाँ यहाँ एक और तरीके से H+ बढ़ना, किसकी वजह से, इसकी वजह से, प्लास्टोक्विनोन की वजह से, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का मेंबर है। तो अल्टीमेटली स्ट्रोमा में H+ कम हो रहे हैं और यहाँ H+ बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट है ना हमारा, ये देख लो, दूसरे तरीके से हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने भी इलेक्ट्रॉन्स को H+ के कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाया। तो इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू द फोटो सिस्टम पुशिंग प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जो प्रोटॉन्स को मूव करा रहा था, दैट इज प्लास्टोक्विनोन PQ, जो इलेक्ट्रॉन तो कैरी कर ही रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को तो आगे भेज ही रहा है, साथ साथ प्रोटॉन को भी स्ट्रोमा से ल्यूमेन की तरफ इकट्ठा करवा रहा है। एंड नंबर थर्ड इज NADPH। NADPH रिडक्शन आपने देखा बेटा, जब हमने फोटो ये किया, हमने जब ये देखिए यहाँ पे H+ बढ़ा, यहाँ प्लास्टोक्विनोन ने H+ बढ़ाया। अब तीसरा, फोटो सिस्टम जब 1 काम कर रहा था तो इसने फाइनल, क्योंकि ये Z स्कीम थी, यहाँ पे फाइनल NADP+ में एक H+ इकट्ठा हुआ, तभी तो NADPH बना। तो ये H+ कहाँ से आया, ये H+ स्ट्रोमा से आया। तो अल्टीमेटली यहाँ पे स्ट्रोमा के H+ को यूज किया जा रहा है, तो H+ यहाँ भी कम हो रहा है। तो अब कैसे भी, मैंने क्या बोला आपको, ऐसे जरूरी नहीं कि बाहर से अंदर ही भेजना, हमें कैसे भी करके अंदर ज्यादा करना है और बाहर कम करना है। तो देखो यहाँ इसने बनाया है ना, और यहाँ इसने इसको यूज किया, तो दोनों तरीके से यहाँ H+ बढ़ा और यहाँ H+ कम हुआ। और तीसरा, प्लास्टोक्विनोन ने, ये देखो प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया, H+ को अंदर ट्रांसफर करा दिया। तो तीनों तरीके से हमारा H+ का ग्रेडियंट बन गया। तो NADP+ रिडक्टेज जो कि आउटर साइड पे, स्ट्रोमा की साइड पे प्रेजेंट होता है, वो इलेक्ट्रॉन और H+ को स्ट्रोमा से यूज करता है, और ये H+ रिमूव स्ट्रोमा से होता है और अल्टीमेटली प्रोटॉन ग्रेडियंट बनाने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से क्या हुआ, H+ इंक्रीज हो गया ल्यूमेन में और स्ट्रोमा में कम हो गया और एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया। और हम यही चाहते थे कि ये प्रोटॉन ग्रेडियंट बने।
अब क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन गया, यानी हमारा ये वाला काम भी हो गया, हमारा ये वाला, हम इस स्टेप से चलते चलते यहां से चलते 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 यहां तक आ गए, यानी अब H+ ग्रेडियंट बन गया, यानी अब हमारी मशीन का फ्यूल तैयार है और अब हमारा ATP बनेगा। तो यही होता है बेटा। अब क्या होगा, ये H+ जो है अंदर से बाहर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब यहाँ पे ल्यूमेन के अंदर इकट्ठा हो गया, अब ये चाहेगा दोबारा से कि मैं स्ट्रोमा में बाहर चला जाऊं, मैं वहीं खुश हूं, तो अब ये H+ अंदर से बाहर निकलना चाहेंगे। तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है CF0 और CF1 पार्टिकल, ये दोनों मिलके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि ATP को सिंथेसिस कराने में हेल्प करता है। ये CF0 एक चैनल प्रोवाइड करता है, H+ यहाँ से बाहर निकले, और जैसे ही H+ निकल के CF1 पे आएगा, यहाँ पे ADP इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके ATP का सिंथेसिस कर देगा, यानी कि यहाँ पे सिंथेस बैठा है, ATP सिंथेस, ये क्या कर रहा है बेटा, ATP का फॉर्मेशन करा रहा है। तो ATP का फॉर्मेशन कराने के लिए देख रहे हो बेटा कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, कितनी कहानियां चली। तो ये सारी कहानी किसके लिए हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ H+ के सिंथेसिस करने के लिए। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या था, ग्रेडियंट बनेगा, वही तो एनर्जी सोर्स है ATP सिंथेसिस कराने का। अब ATP सिंथेस H+ को फ्लो करवाएगा दोबारा से स्ट्रोमा में और ATP का फॉर्मेशन करेगा। ATP सिंथेस एंजाइम, जिसे हम CF कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसके दो पार्ट होते हैं, CF नॉट मेम्ब्रेन पार्ट जो कि चैनल बनाता है प्रोटॉन फ्लो के लिए, और CF1 जो बाहर की तरफ होता है, ये आपको पता होना चाहिए, इस तरीके से बाहर की तरफ होता है, दैट एनर्जी टू कन्वर्ट ADP प्लस इनऑर्गेनेट फॉस्फेट टू फॉर्म ATP। एक चीज याद रखना, ऐसा लगता है ना कि ये गोला है तो ये CF0 होना चाहिए, याद रखना इसका उल्टा होता है, ये 1 दिख रहा है लेकिन ये CF0 होता है, ये नॉट दिख रहा है लेकिन ये कैसा होता है, 1 होता है, जो दिखता है वो होता नहीं है। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। तो लो जी, बधाई हो गाइस, ATP केमी ऑस्मोटिक सिंथेसिस करने के लिए हमारे को मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट की जरूरत हुई थी, और ATP सिंथेस एंजाइम जिसने फाइनली ATP का फॉर्मेशन कराया। पानी टूटा, इलेक्ट्रॉन मूव किया, H+ पंप हुए, ग्रेडियंट बिल्ड हुआ, H+ दोबारा वापस आया और ATP का फॉर्मेशन हुआ। ये पूरी कहानी सिर्फ और सिर्फ इस ATP को करने के लिए हुई थी। पानी टूटा था तो इलेक्ट्रॉन मूव करे थे, है ना, इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट कराया गया था, एनर्जी पड़ी थी, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए थे, तो H+ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए थे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गए तो प्लास्टोकिनॉन ने H+ को अंदर ट्रांसफर किया था, ग्रेडियंट बना था। अब ये जो H+ थे ये बाहर जाना चाहते थे, किसी चैनल के थ्रू जाते, CF0 से CF1 के थ्रू गए और ATP का फॉर्मेशन हुआ, है ना, यही थी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है जी, तो हमारा अब ATP बन के तैयार है। अब हमारे को जो चाहिए था वो हो गया, हमारा ATP, NADP, है ना, ये सब बन के तैयार है। तो मैम अब खाना बनाना शुरू करें, अगर सब सामान इकट्ठा हो गया हो तो खाना बनाना शुरू करें। चलिए जी गाइस, अब खाना बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी अब होने वाली है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को लाइट के डायरेक्टली ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ATP और NADP जो लाइट रिएक्शन से बनते हैं उन एंड प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है। ये कंटिन्यू होते हैं थोड़े समय के लिए, इवन आफ्टर लाइट भी चली जाएगी ना, तो सनलाइट नहीं है तो भी थोड़े टाइम के लिए फोटोसिंथेसिस करता है, जब तक ATP और NADPH अवेलेबल है। दैट इज व्हाई इट इज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लाइट। गॉट इट? सो हेंस कॉलिंग इट डार्क, जो कि एक मिसनोमर है। करेक्ट टर्म हम इसे बोलेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि दैट इज अ डार्क रिएक्शन, करेक्ट जो हमें बोलना चाहिए वो बोलना चाहिए लाइट इंडिपेंडेंट, बिना लाइट के भी अपना काम करेगी। क्यों? जब तक ATP NADPH है ये अपना काम करेगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी बात डार्क रिएक्शन की। अब डार्क रिएक्शन को की डिस्कवरी का क्या सीन था? इसको डिस्कवर किया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। मेल्विन केल्विनसन ने रेडियो एक्टिव कार्बन 14 आइसोटोप को यूज करके, जिससे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन को ट्रैप किया था। हमने देखा था कि ये जो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है ये जा कहाँ रही है, तो जब हमने देखा तो ये जो ग्लूकोज फॉर्म हो रहा था उसके अंदर ये हमारा कार्बन 14 आइसोटोप पाया गया था। तो तब पता चला कि जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का, वो एक 3 कार्बन एसिड, एक 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 PGA होता है। अब डार्क रिएक्शन को इसके पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड को पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा उसके बेसिस पे नाम दिया गया है।
जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, अगर वो 3 कार्बन का होगा तो C3 साइकिल चलेगी, और अगर 4 कार्बन का होगा तो उस साइकिल का नाम C4 रख दिया, है ना। तो इसलिए इस पाथवे को हम केल्विन साइकिल बोलते हैं, क्योंकि केल्विन सर ने इसको डिस्कवर किया था। और अगर पहला प्रोडक्ट 3rd कार्बन का था, क्योंकि हमने सबसे पहले C3 साइकिल डिस्कवर करी थी, पहला प्रोडक्ट C3 3 कार्बन का था, इसलिए C3 पाथवे भी बोलते हैं। अगर 4 कार्बन का है तो क्या है, C4, है ना, सीधी सी बात। 3 कार्बन का है C3, 4 कार्बन का है तो C4। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे बेटा C3 साइकिल के बारे में, ठीक है। C3 साइकिल बोलो या केल्विन साइकिल बोलो। अब इसमें फर्स्ट C3 साइकिल के अंदर बेटा, C3 साइकिल के अंदर पहला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन होता है? देखो ये साइकिल होती है आपकी मेसोफिल सेल के अंदर, है ना, मेसोफिल सेल के अंदर। मेसोफिल सेल के अंदर बेटा एंजाइम काम करता है रुबिस्को। रुबिस्को का मतलब राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज, यानी कि इस एंजाइम की खासियत है ये कार्बन डाइऑक्साइड से भी जुड़ सकता है और ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता है, लेकिन इसका काम मेनली क्या होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ना। कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ता है तो बड़ा ही काम का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करा पाता है, ग्लूकोज बना पाता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन से जुड़ जाए तो वेस्टफुल प्रोसेस होता है, जिसे हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, अब जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बेटा मेसोफिल सेल में आती है तो रुबिस्को की हेल्प से ये जुड़ता है 5 कार्बन के कंपाउंड से, राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। इस 5 कार्बन के साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड आके फिक्स होती है, इसे हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है। ये जुड़ती है तो 6 कार्बन का कंपाउंड बनेगा। वो 6 कार्बन का पूरा कंपाउंड ना बनके एक पहला स्टेबल कंपाउंड बनेगा, 6 कार्बन को 2 3 कार्बन के कंपाउंड में तोड़ दो। वो जो 3 कार्बन का कंपाउंड है उसे हम बोलेंगे 3-फॉस्फोग्लिसरेट, 3PGA। तो 6 कार्बन के ना बनके 3 के 2 कंपाउंड्स बन जाते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि पहला स्टेबल कंपाउंड इज 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज व्हाई दिस साइकिल इज नोन एज C3 साइकिल। इसे हम C3 साइकिल भी बोलते हैं। अब पहला स्टेप देखो, कभी भी आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड का डार्क रिएक्शन करानी है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करना है, तो 3 स्टेप। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करा दो, फिर उसका रिडक्शन करा दो, फिर रीजनरेशन करा दो। तो पहला स्टेप कार्बोक्सिलेशन या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन हो चुका है। अब इसको कराएंगे हम रिड्यूस। जब रिड्यूस कराएंगे, जो हमने लाइट एनर्जी में, लाइट रिएक्शन में जो हमने एटीपी बनाया था, वो अब एटीपी यूज होगा। कार्बोक्सिलेशन में कोई भी एटीपी यूज नहीं होता है। यहाँ पे एटीपी यूज होगा, 2 एटीपी यूज होंगे, 2 NADPH यूज होंगे, H+ को यूज होके ये रिड्यूस हो जाएगा और बनेगा ट्रायोस फॉस्फेट, 3 कार्बन के कंपाउंड, है ना। तो ये कंपाउंड रिड्यूस होके 3 कार्बन का कंपाउंड बना, और जब ये रिडक्शन हुआ तो एनर्जी यूज हुई। अब ये ट्रायोस फॉस्फेट ही आगे चल के ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है, यानी ट्रायोस फॉस्फेट से ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, और अपना यही काम था, ग्लूकोज बनाओ। ग्लूकोज बन गया है, अब खाना बन चुका है, तो चलिए जी रीजनरेट कर देते हैं दोबारा से। तो ये 3 कार्बन का कंपाउंड दोबारा से रीजनरेट होके राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और इस दौरान भी एक एटीपी का यूसेज होता है। तो देखा जाए तो हमारी को जो हमने लाइट रिएक्शन के अंदर एटीपी बनाए थे, तो कितने एटीपी C3 साइकिल के अंदर यूज हुए उसे पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे टेबल यूज करी है कि कितने एटीपी और कितने NADPH यूज हुए। कार्बोक्सिलेशन में ना तो कोई भी एटीपी और ना कोई NADPH यूज हुआ। रिडक्शन के अंदर देखो 2 एटीपी और 2 NADPH यूज हुए। रीजनरेशन के अंदर सिर्फ 1 एटीपी यूज हुआ, कोई भी NADPH यूज नहीं हुआ। तो पर कार्बन डाइऑक्साइड की साइकिल के अंदर टोटल 3 एटीपी यूज हुए और 2 NADPH यूज हुए। लेकिन ग्लूकोज तो हमारा C6H12O6 होता है, यानी 6 कार्बन का होता है, यानी ये साइकिल 6 बार चलेगी, है ना। तो 6 3 18, यानी अगर 6 बार चलाओगे तो 18 एटीपी यूज होंगे और 12 NADPH यूज होता है। तो एक C3 साइकिल में, एक ग्लूकोज के फॉर्मेशन में C3 साइकिल के अंदर टोटल 18 एटीपी यूज होते हैं, 12 NADPH यूज होता है। सिंपल, ठीक है। अब कंडीशन चेंज हो जाए, है ना।
अब हम जाते हैं पहाड़ों पे, बहुत तेज गर्मी वाले इलाके में, ज़ीरोफाइट्स के अंदर। वहाँ होती है C4 साइकिल, एक खास और बड़ी ही अलग हैच एंड स्लैग पाथवे भी हम इसको बोलते हैं, C4 साइकिल। चलिए जी, C4 साइकिल की बात करते हैं। क्यों C4 साइकिल इवॉल्व हुई? क्योंकि हॉट और ड्राई क्लाइमेट कंडीशन के अंदर दो मेन प्रॉब्लम थी। एक तो स्टोमेटा हमेशा हाई टेम्परेचर पे क्लोज रहता है। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी लॉस ना हो जाए, भाई प्लांट ना मर जाए। ठीक है, तो वाटर लॉस को प्रिवेंट किया जाए। अगर स्टोमेटा क्लोज होगा तो एक दिक्कत, देखो हम प्लांट ने बचने का लिए तो सोच लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही कम आएगी तो क्या होगा। तो वहां पे स्टोमेटा क्लोज होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड आता है कम। ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लीफ के अंदर ज़्यादा हो जाता है। और अगर लीफ के अंदर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, तो मैंने अभी आपको बताया था इस रुबिस्को के पास ये प्रॉपर्टी भी है कि ऑक्सीजन से जुड़ जाए। अगर ऑक्सीजन से जुड़ा तो फोटो रेस्पिरेशन करेगा, जो कि एक वेस्टफुल प्रोडक्ट प्रोसेस होता है, एनर्जी भी लगती है और कुछ प्रोडक्ट भी नहीं बनता, उसे हम फोटो रेस्पिरेशन बोलते हैं। इससे बचना चाहते हैं। रुबिस्को अगर ऑक्सीजन बढ़ा तो रुबिस्को ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि इसके पास कार्बोक्सिलेज क्वालिटी भी है और ऑक्सीजनेज क्वालिटी भी है। तो अगर तुम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दोगे, मैं तो ऑक्सीजन से जुड़ जाऊंगा, वो वाला हिसाब रहता है। भाई दे रहे हो तो दो, नहीं दे रहे हो तो मैं अपना ऑक्सीजन के साथ काम चला दूंगा। लेकिन अपन नहीं अफोर्ड कर सकते, अगर उसने ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। जो हमने एटीपी बनाई थी वो खाना बनाने के लिए बनाई थी, वेस्ट करने के लिए थोड़ी बनाई थी, वो फोटो रेस्पिरेशन में वेस्ट हो जाती है। हम पढ़ेंगे इसको। दिस लीड्स टू फोटो रेस्पिरेशन, एक वेस्टफुल प्रोसेस जिसमें ना तो शुगर बनती है और एटीपी भी वेस्ट हो जाता है। तो कुछ ट्रॉपिकल प्लांट्स ने एक नई ट्रिक इवॉल्व कर ली। उन्होंने सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप कर दिया मीजोफिल सेल्स के अंदर, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है, और फिर उसको कन्वर्ट करके बंडल शीट सेल में भेज दिया, जहाँ पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो उसने कहा एक काम करते हैं, अब देखो प्रॉब्लम तो है अगर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाए, और हम चाहते हैं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़े। तो हम एक काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो एंजाइम इन दोनों से जुड़ सकता है उसको अंदर कमरे में बंद कर दो, और उसको उसके पास सिर्फ वही पहुंचाओ जो हम चाहते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही पहुंचाओ। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही जाएगा, उसके पास ऑप्शन ही ये रहेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़े, फोटो रेस्पिरेशन भी ना हो और हमारा ग्लूकोज बन के तैयार हो जाए। तो हमने पूरी चालाकी करी प्लांट ने, मतलब तो प्लांट ने देखो इस तरीके की फोटो रेस्पिरेशन से बढ़ने के लिए और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए क्रैंस एनाटॉमी अप्लाई करी, एक स्पेशल लीफ स्ट्रक्चर बनाया। क्रैंस मतलब रेत, रिंग लाइक एक स्ट्रक्चर बनाया। तो C4 प्लांट ने एक स्पेशल अरेंजमेंट सेल्स का वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ बनाया, जिसे हम बोलते हैं क्रैंस एनाटॉमी। अब देखो इस तरीके से मीजोफिल सेल्स ऊपर की तरफ रहेंगी और बंडल शीट सेल बाहर की नीचे की तरफ रहेंगे। अगर आपको डाइकॉट प्लांट याद भी हो, है ना, तो मैंने आपको दिखाया था कितने अच्छे तरीके से वो डिफरेंशिएट थे। ऊपर जो मीजोफिल सेल्स थी, है ना, बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ आपका वो थी क्या बोलते हैं, बंडल शीट सेल थी। तो अब क्या रीजन था इसका? मीजोफिल सेल बाहर की तरफ इसलिए थी क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होता है पेप्केज, जो कार्बन डाइऑक्साइड से ही जुड़ रहा है ना। बंडल शीट सेल के अंदर हमने रुबिस्को को रख दिया। रुबिस्को यानी ऐसा एंजाइम जो ऑक्सीजन से भी जुड़ सकता था, तो हमने उसको चुपचाप अंदर वाले कमरे में रख दिया कि भाई तू यहीं पड़ा रहे, तेरे को हम देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तू वही काम करियो। ठीक है, तो अब क्या किया गया, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड आई फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में, 3 कार्बन ने, जिसने इस कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ा और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना दिया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एक 4 कार्बन का कंपाउंड था, है ना, लेकिन है ना, अब 4 कार्बन का कंपाउंड था, तो इसको हमने क्या बोल दिया, पहला स्टेबल कंपाउंड जो बना वो 4 कार्बन का बना, तो साइकिल कैसी हो जाएगी, C4 साइकिल हो जाएगी। बहुत आसान हो गया, है ना, C4 साइकिल हो गई। अब C4 साइकिल से हमने कार्बन को तो फिक्स कर दिया, लेकिन हम चाहते थे बेटा इसको यहाँ पहुंचाना। तो एक काम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके अंदर ट्रैप है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में। क्यों? क्योंकि ये इजिली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने इसको मैलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। उस दौरान हमारी एक NADPH यूज हो गई। ठीक है जी, हमारे को आगे चल के कन्वर्ट कराना भाई जरूरी है ना, हम इसको ट्रांसपोर्ट अंदर करेंगे तभी तो रुबिस्को के पास आएगी। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इस फॉर्म में है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, या तो मैलिक एसिड कर लो या एस्पार्टिक एसिड कर लो, इन दोनों में कन्वर्ट करा दो। अब ये एस्पार्टिक एसिड या मैलिक एसिड आया
बंडल शीट सेल में। देखो ये रही बंडल शीट सेल में। अब अपन करेंगे कि तुझे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था ना, ठीक है, हम तेरे को कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। ये 4 कार्बन का कंपाउंड एक कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है ना, और कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट एसिड 3 कार्बन में। 4 कार्बन ने एक कार्बन डाइऑक्साइड दे दी और 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। इस दौरान एक NADPH और वो हो रहा है। अब ये जो C3 है बेटा, ये जो पायरुविक एसिड है, यही हमने बनाना था। क्यों? क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड इसको दे दी। यहाँ पे प्रेजेंट होता है रुबिस्को, और रुबिस्को वैसे ही C3 साइकिल करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करेगा, वही बिल्कुल C3 साइकिल जो अभी हमने पढ़ी, बिल्कुल सेम C3 साइकिल चल जाएगी। यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरेट एसिड PGA बनेगा, फिर रिडक्शन होकर ट्रायोस फॉस्फेट बन के ग्लूकोज बनाएगा। यानी यहाँ पे ये साइकिल चलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड हमने दी अब की बार डिकार्बोक्सिलेशन करा के, ठीक है। तो यहाँ देखो डिकार्बोक्सिलेशन कराया, तो यहाँ ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। अब ये जो 4 कार्बन का कंपाउंड था, ये 3 कार्बन में कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्टेबल फॉर्म में, ये C3 दोबारा जाएगा यहाँ पे मेसोफिल सेल में, और इसके अंदर रीजनरेट हो जाएगा। जब ये रीजनरेट होगा बेटा, तो दोबारा से 2 ATP यूज हो जाएंगी, ठीक है। तो फिक्सेशन, डिकार्बोक्सिलेशन और रीजनरेशन तीनों प्रोसेस यहाँ पे इस तरीके से होंगे। तो कितना स्मार्ट तरीका हुआ है ना। यहाँ पे अगर रुबिस्को को ऑक्सीजन मिल जाती, अब स्टोमेटा बाहर की तरफ है ना, अगर ऑक्सीजन मिल जाती तो काम कर देता। तो इस रुबिस्को को हमने यहाँ रख दिया कि तू ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, तो तू अंदर रह, कार्बन डाइऑक्साइड के पास रह। और पेप केस को हमने ऊपर की तरफ रखा, है ना, क्योंकि यह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही जुड़ रहा है, ठीक है, उसी के साथ एफिशिएंटली काम करा पा रहा है। तो चलिए देखते हैं रुबिस्को और मेसोफिल, बंडल शीट सेल और मेसोफिल में दोनों में क्या डिफरेंस है। मेसोफिल सेल बाहर की तरफ होती है और बंडल शीट सेल वेस्कुलर बंडल्स के चारों तरफ एक रिंग का फॉर्मेशन करता है, तभी तो इसको क्रायन्स एनाटॉमी बोलते हैं। इसके अंदर पेप कार्बोक्सिलेज प्रेजेंट होता है, इसके अंदर रुबिस्को प्रेजेंट होता है। मेसोफिल सेल बाहर वाली सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और ये C4 एसिड बनाता है, तभी C4 साइकिल नाम रखा गया। और बंडल शीट सेल केल्विन साइकिल चलाता है, शुगर का फॉर्मेशन करता है, बट किसके अंदर करता है, मतलब अंदर वाली सेल बंडल शीट सेल में करता है। क्लोरोप्लास्ट जो यहाँ मेसोफिल सेल में होता है वो छोटे और लेस ग्रेना के होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्लोरोफिल होता है वो बड़े होते हैं, क्योंकि मेन खाना का फॉर्मेशन यही हो रहा होता है। जो सेल वॉल होती है इसकी पतली होती है, इसकी थिक होती है, क्योंकि ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज इसको करना नहीं है। मेन गैसेस एक्सचेंज ऊपर से वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे को मिल जाएगा। इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होता है, इसमें कम होता है, क्योंकि ये कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ते, चारों तरफ से सेल्स को अच्छे से इंटरसेलुलर स्पेस को पैक कर देते हैं कि कैसे भी करके ऑक्सीजन वहां तक ना जाए, है ना। हमारे को बस अपने काम पे ध्यान देना, अपने को फोटो रेस्पिरेशन बचाना है भाई। हम क्यों अपनी ATP वेस्ट करें, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड को एफिशिएंटली ट्रैप कर देता है ना, और इसके लीकेज को प्रिवेंट करता है। ये किसके अंदर देखने को मिलेगा, मेज, शुगरकेन, सोरगम और बाजरा, इन सब के अंदर C4 साइकिल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। चलिए जी, तो भाई अब देखते हैं कि लाइट एज अ फैक्टर कैसे काम कर रहा है। जैसे जैसे बेटा हम लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ जाता है। लो लाइट पे फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि क्लोरोफिल अच्छे से उस दौरान प्रॉपर एनर्जी उनको नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो लाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो अगर हम लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाता है। यानी लाइट जो है वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के डायरेक्टली परपेंडिकुलर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सॉरी, ठीक है। तो जैसी लाइट अगर लो होगी तो क्या होगा, अगर लाइट लो होगी तो फोटोसिंथेसिस भी कम होगा, क्योंकि क्लोरोफिल को सफिशिएंट या फिर इनफ एनर्जी नहीं मिल पाएगी रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। पर जैसे ही हम लाइट इंटेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, लो से मॉडरेट की तरफ रेट भी प्रोपोर्शनली इंक्रीज होता रहेगा। और क्यों, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा फोटोन एक्टिवेट होंगे और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाएगा। एक सर्टेन पॉइंट के बाद लाइट सैचुरेट कर जाती है और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो भी स्टॉप कर देता है इंक्रीज होना। इफ लाइट इंक्रीज होगी
तो बाकी फैक्टर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर ये सब लिमिटिंग बन जाएंगे, जैसे कि हमने ब्लैकमैन्स रूल के अंदर पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था बेटा ब्लैकमैन रूल में? ब्लैकमैन रूल फैक्टर ये बोल रहा था कि जब बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करता है किसी भी एक प्रोसेस को, तो रेट जो है उस फैक्टर से डिटरमाइन किया जाता है जो लिमिटिंग फैक्टर होता है ना, जो लिमिटिंग फैक्टर होता है। अगर लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड सफिशिएंट है तो लो टेम्परेचर वहां पे लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा, उसको बढ़ा दोगे फिर से फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर लाइट की बात कर रहे हैं तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद लाइट सैचुरेट हो जाएगी, जितना उसको चाहिए उसको ना मिल गया, अब इसके आगे तुम कितना भी बढ़ाते रहो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेट जो है वो इंक्रीज होना स्टॉप हो जाता है इवन इफ लाइट को आप कितना भी इंक्रीज करो, क्योंकि बाकी फैक्टर जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर अब लिमिटिंग बन जाते हैं। ज्यादातर C3 प्लांट के अंदर जो सैचुरेशन होता है वो 10 से 20% ऑफ फुल लाइट का होता है, मतलब जो सनलाइट आई है उसका 10 से 20% लेने के बाद प्लांट सैचुरेट हो जाएगा। अब तुम कितना भी बढ़ा दो, ये नहीं है कि फोटोसिंथेसिस बढ़ता रहेगा, मैक्सिमम 10 से 20% ऑफ सनलाइट लेते ही वो अपना फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम करने लगता है। लेकिन C4 प्लांट जो है उसको भाई अप टू 50% चाहिए और मोर ऑफ फुल सनलाइट ड्यू टू द हाई एफिशिएंसी। वैसे भी आपको पता है कि C4 प्लांट जो है वो ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है और हायर रीजन्स में भी पाया जाता है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है। यानी जहां C3 को 10 to 20% चाहिए, वहां C4 को लगभग 50% चाहिए होती है। ठीक है, एट हाई लाइट इंटेंसिटी, अगर लाइट इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाए, बहुत ज्यादा होने से भी क्लोरोफिल डैमेज हो जाता है और फोटो इनहिबिशन हो जाता है, अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस ही रुक जाता है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा क्लोरोफिल, ना होगा फोटोसिंथेसिस। शेड प्लांट्स रीच सैचुरेशन एट लो लाइट, जो शेड एरियाज में प्लांट्स होते हैं उनका सैचुरेशन कम होता है, लो लाइट में भी वो काम कर लेते हैं। वेराज सन प्लांट्स नीड हाई लाइट फॉर द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, जो भाई धूप में ही काम करता है, जैसे कैम प्लांट है ना, कैम प्लांट तो रात को ही सारा काम कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो उसके लिए लाइट का क्या ही रोल है ना, बहुत ही कम लेवल पे वो काम कर लेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं बेटा, दूसरा आ जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर भी हमारे फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है, क्योंकि जितने भी फोटोसिंथेटिक एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे ही काम कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर लो से मॉडरेट करोगे तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होगा क्योंकि एंजाइम ज्यादा एक्टिव होंगे, लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसकी वजह से एंजाइम क्या हो जाएंगे बेटा, डीनेचर्ड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे और स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा और फोटोसिंथेसिस ड्रॉप हो जाएगा। C3 प्लांट जो है जैसे कि वीट, राइस और पोटैटो, इनका ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। हाई टेम्परेचर इंक्रीज होकर फोटो रेस्पिरेशन करता है और फोटोसिंथेसिस एकदम से गिर जाता है। तो ये सिर्फ इतने पे काम करेंगे, इससे ज़्यादा करोगे तो फिर कॉमन सेंस की बात है, फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा, है ना। और देखा जाए तो बेटा बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे एंजाइम भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, कम टेम्परेचर पे एंजाइम इनएक्टिवेटेड ही रहेंगे, एक्टिवेट ही नहीं होंगे। एक रेंज से ज्यादा करोगे तो डीनेचर हो जाएंगे, यानी एंजाइम हमेशा एक एफिशिएंट, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। C4 प्लांट की बात करें जैसे मेज, शुगर केन और सोरगम, ये हायर ऑप्टिमम टेम्परेचर रखते हैं, जैसे इनका 20 to 25 है, इनका 30 to 40 डिग्री है, क्योंकि इनके पास स्पेशल PEP कार्बोक्सिलेज होता है जो फोटो रेस्पिरेशन को मिनिमाइज करता है, वो हाई टेम्परेचर पे भी मेंटेन रहता है। तो लो टेम्परेचर पे एंजाइम एक्टिविटी स्लो डाउन हो जाती है, चाहे वो C3 हो चाहे C4 हो। ठीक है, और बहुत ज्यादा पे भी स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, है ना, एंट्री बंद हो जाएगी, या बोले तो एंजाइम भी डीनेचर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी बेटा अपने टेम्परेचर की। C3 और C4 को कंपैरेटिवली पढ़ते हुए चलेंगे। और फिर आखिरी आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक डायरेक्ट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। कॉमन सी बात है, अगर मैगी बनानी है तो मैगी लाओ भी तो, है ना, मैगी नहीं होगी तो कैसे बन जाएगी मैगी भाई। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक डायरेक्ट रॉ मटेरियल है। भाई आपको रोटी बनानी है तो आटा तो चाहिए, बिना आटे की रोटी नहीं बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक डायरेक्ट रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल अगर हम कम कर रखेंगे, जैसे 0.03%, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, ये नेचुरली ही बहुत
स्लो होता है। बट अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को धीरे धीरे 0.3 से लेकर 0.5% तक बढ़ा दें तो रेट भी बहुत तेजी से इंक्रीज होगा। ठीक है, दिस इज वाई कार्बन डाइऑक्साइड एनरिचमेंट इज यूज्ड इन ग्रीन हाउस प्लांट। नेचर के अंदर 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, अगर C3 प्लांट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना है तो आप एक काम करो, कार्बन डाइऑक्साइड को 0.05% तक ले जाओ, इससे ज्यादा पे भी काम नहीं करेगा, इस पे ले जाओ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को हम बढ़ा देते हैं। ठीक है, इस एक सर्टेन लिमिट के बाद अगर आपने इंक्रीज करा, इट डज नॉट इंक्रीज द रेट, उससे रेट नहीं इंक्रीज होगा, बिकॉज दूसरे फैक्टर जैसे कि लाइट और टेम्परेचर बिकम लिमिटिंग, वो लिमिटिंग हो सकते हैं, जैसे कि हमने ब्लैकमैन्स लॉ के अंदर अभी अभी पढ़ा था। C3 प्लांट्स के अंदर द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज स्ट्रॉन्ग। C3 प्लांट के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज करने का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बिकॉज हायर कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन द फोटो रेस्पिरेशन एंड इंक्रीज द कार्बन फिक्सेशन। अब देखो ऐसा क्यों, जब हमने C3 प्लांट पढ़ा बेटा, C3 प्लांट्स के अंदर क्या था, एक ही एंजाइम काम कर रहा था, रुबिस्को, और रुबिस्को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से बड़ा जुड़ सकता है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाएंगे तो कॉमन सी बात है C3 तो है ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी, मतलब रुबिस्को जो है कार्बोक्सिलेज पे काम करना ज्यादा प्रेफर करेगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है, तो उसमें फोटो रेस्पिरेशन कम हो जाएगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। क्या C4 में भी सेम कहानी होगी है? चलो, C4 प्लांट मेजर शुगर केन द इफेक्ट इज वेरी स्मॉल, बहुत कम होगा। क्यों? क्योंकि जो प्राइमरी सबसे पहले जो इंटरेक्शन होता है वो पेप्केज के साथ होता है, और पेप्केज दोगला इंसान नहीं है बेटा, है ना, वो जिसके साथ है उसी के साथ रहता है। ये नहीं कि ऑक्सीजन मिल गया तो ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो कार्बन, ऐसा दोगलापन नहीं करता, वो जिसके साथ है उसी के साथ रहता है। अब तुम दूसरा कितना भी बढ़ाते रहो कॉन्सेंट्रेशन, तो पेप्केज जो है PEP कार्बोक्सिलेज ऑलरेडी कैप्चर्ड ऑक्सीजन एफिशिएंटली इवन एट लो लेवल्स, वो लो लेवल पे भी जितना उसको चाहिए एफिशिएंटली ले लेता है। ठीक है, तो C3 पे अगर आपसे पूछा जाए कि C3 और C4 में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाते हैं तो किस पे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, याद रखना C3 पे बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि रुबिस्को के पास दोगला इंसान है, C4 के पास दोगला इंसान नहीं है, ईमानदार आदमी है। ठीक है, तो very high carbon dioxide for a long time may cause stomatal closure which again reduce the rate। और अगर आप बहुत लंबे समय तक के लिए भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा के रखते हो तो भी स्टोमेटा क्लोज हो जाता है, टॉक्सिसिटी ना हो जाए, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। गॉट इट? तो दिस इज अबाउट फोटोसिंथेसिस। ठीक है गाइस, तो यहीं पे हमारा चैप्टर होता है समाप्त। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन, है ना, पूरा का पूरा फोटोसिंथेसिस अपन ने पढ़ने की कोशिश करी है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।